Hello everybody, welcome to Nissan UPSC. My name is Satyam Jain, and in this particular lecture we are going to look at the CSAT section, and the CSAT section में the RC section of the 2024 का CSAT paper. All right. So let us have a look at this particular RC section today. ये क्यों जरूरी है यार? क्योंकि कई बच्चों का जो क्वांट और रीजनिंग वाला सेक्शन होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और RC के 27 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं लगातार 2021 से कंटिन्यूसली. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी सीइंग? वी आर सीइंग 27 क्वेश्चंस एवरी ईयर. तो चांसेस है कि इस साल भी 27 क्वेश्चंस आएंगे, है ना. अब मान लो आप इन 27 के 27 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल होते हो और आपके 21 क्वेश्चंस भी ठीक हो जाते हैं. 6 क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा नंबर है. मैं आज ट्राई करूंगा कि आपका 24 के आसपास कम से कम क्वेश्चंस ठीक हो, ऐसा करा दूं. लेकिन फिर भी मान लो 21 क्वेश्चंस भी ठीक होते हैं, 6 भी गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग आप कर भी लो तो भी आपके 19 नेट करेक्ट हो जाएंगे, विच इज अ वेरी बिग डील, है ना. क्योंकि आपको 27 नेट करेक्ट पे तो आपका क्लियर ही हो जाता है, तो आप अगर 19 नेट करेक्ट तक पहुंच जाते हैं, दिस इज अ वेरी बिग डील. तो जिन बच्चों का क्वांट रीजनिंग थोड़ा भी वीक है, जिनका वीक नहीं भी है, मान लो 2023 जैसे डिबैकल हो जाता है और वापस से ऐसे टफ पेपर आ जाता है, तो जरूरी है हमें कि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता हो, उसको हम बिल्कुल ही नजरअंदाज करके ना जाएं. तो लास्ट ईयर मैंने आपको 2023 का पेपर पढ़ाया था. 2023 की वीडियो अब इसके जस्ट बाद आपको 2023 की वीडियो मिल जाएगी कुछ दिन के अंदर अंदर. आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करेंगे, पूरा 2024 का जो पेपर है उसको पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे, एंड वी विल लुक एट ऑल द 27 क्वेश्चंस और उनको कैसे सॉल्व करना है. द फोकस विल नॉट जस्ट बी अपॉन क्वेश्चंस बट आल्सो अपॉन स्कोर मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि मेरा हमेशा वही फंडा रहता है, भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, स्कोर मैक्सिमाइजेशन के लिए पढ़ो, ना कि सिर्फ इसलिए कि भाई हम कोई मतलब 30 मार्क का बन जाए उस पर्टिकुलर चीज में. दैट इज नॉट द फोकस. द फोकस इज कि स्कोर मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा. अब स्कोर मैक्सिमाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक कोर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो जाती किसी पर्टिकुलर चीज की, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. तो कोर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे 27 क्वेश्चंस के थ्रू. फटाफट शुरू करते हैं. कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके डाउट का आंसर करूंगा. ऑलराइट, क्लियर है सबको? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस हैव अ लुक. मेरे साथ साथ पैसेज को पढ़ना, सॉल्व करने की कोशिश करना, पॉज भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, एंड ट्राई टू सॉल्व इट. अकॉर्डिंग टू द FAO, 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज याद रख लो जब भी आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ध्यान से पढ़ो पैसेज को, और पैसेज पढ़ते वक्त प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं. पैसेज पढ़ते वक्त अपने चीजें याद करो, अपना एसेंस बनाओ दिमाग में कि ये पैसेज बोल क्या रहा है, तब आपके क्वेश्चंस बहुत कम गलत होंगे. मेरे साथ एसेंस बनाने की कोशिश करना पैसेज का. According to the FAO, 1/3 of the food produced for human consumption is lost or wasted globally. Food is lost or wasted throughout the supply chain from initial agriculture production to the final household consumption. है ना, पूरी सप्लाई चेन में 1/3 खाना प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक हर स्टेज पे जो है आपका वेस्ट होता है, लॉस्ट होता है. ठीक है. द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन by about 45%. मेनली किस रीजन से? डिफोरेस्टेशन, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. तो जो वेस्टेज है इसकी वजह से ये सब भी हो रहा है. ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है पैसेज की. कहां पे पैसेज ने खुद ही लिंक करा दिया. तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पैसेज खुद ही लिंक करा रहा है कि ये जो वेस्टेज है ये इन चीजों के रीजन भी बन रही है, लैंड डिग्रेडेशन का, एंड वो भी उसमें भी क्या, मेनली किन रीजन से. फर्दर रीजन क्या है? डिफोरेस्टेशन, unsustainable agriculture practice and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.5 billion tons of carbon dioxide production every year. तो देखो दो चीजें हो गई. सबसे पहले ये फूड वेस्ट हो रहा है 1/3 ग्लोबली. अब ये जो फूड वेस्ट है ये सबसे पहले किस चीज में लीड कर रहा है? लैंड डिग्रेडेशन में. दूसरा एनर्जी कंजम्पशन भी खराब कर रहा है, एनर्जी का भी वेस्टेज कर रहा है, विच इज 3.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर. डीके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशंस ऑफ अदर गैसेज. अगला रीजन आ गया. अगला रीजन क्या है? एमिशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. तो अगर हमें food sufficiency और sustainability चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to rationalize, we need to reduce, we need to decrease the food loss and food wastage. इसको पूरे के पूरे को एड्रेस करना पड़ेगा. आई होप ये चीज क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स. क्लियर? चलिए लेट अस हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट्स. Which of the following best reflects, अब यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना. Which of the following best reflects है ना, statements the most logical and rational inferences that can be made from the above passage. अब सर इसका क्या मतलब होता है कि भाई ये पैसेज पढ़ के अब हम आपको कुछ इसके बेसिस पे कुछ इन्फर कर रहे हैं, है ना. जैसे वो बात होती है ना, कहीं धुआं देखा तो इन्फर किया कि आग लगी होगी. तो ये पैसेज पढ़ने के बाद अब हम क्या इन्फर करेंगे? व्हाट आर वी गोइंग टू इन्फर? तो हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए. अब आप ये बताइए कि लॉजिकली इनमें से आप क्या क्या इन्फर कर सकते हो इस पैसेज से. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. सो लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन और इसके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं फटाफट. द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट 1 है द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड.
जो मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है फूड वेस्टेज के लिए? बताइए, क्या सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ यही पढ़ा आपने? नहीं, आपने क्या पढ़ा? पैसेज में साफ साफ लिखा है पूरी सप्लाई चेन पे प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन की वेस्टेज होता है, तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे वेस्टेज नहीं होता। ये हो गया बिल्कुल गलत बात। समझ में कैसे सॉल्व करना है? क्लियर हुआ? तो यहां पे भी देखो मैड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा, क्या है? सोलली रिस्पॉन्सिबल। हालांकि मैं हमेशा ही चाहूंगा कि आप पैसेज पढ़ के ही आंसर को सॉल्व करो, लेकिन देखोगे अगर तो यहां पे वो गलत है। सोलली रिस्पॉन्सिबल, उसने ऊपर क्या बोला था? हर पॉइंट पे फूड जो है वो वेस्ट होता है, द एंटायर सप्लाई चेन जो फूड है वो वेस्ट होता है। तो पहले स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। बिल्कुल सही है, उसने ऊपर बोला ही ना 45% लैंड डिग्रेडेशन इसी की वजह से हो रहा है। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ भाई लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही होगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है, राइट? Now let us look at the statement number 3 and 4. थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। बिल्कुल सही बात है, यहां पे बोला ही था इसने कि ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन है ना, 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर फूड का वेस्टेज कम हो जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी आपका क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा। करेक्ट? तो थर्ड स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। फोर्थ देख लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज। पोस्ट, अब वैसे तो अगर देखोगे एक बार तो फर्स्ट कटा तो ये हट गया, फर्स्ट कटा तो ये हट गया, और सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। बट फोर्थ देख लेते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। ये देखो ना, तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कहीं भी बोल रहा है, क्या कह रहा है कि हार्वेस्ट के बाद, हार्वेस्ट कर ली फसल को, उसके बाद कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो फूड वेस्टेज को रिड्यूस कर सके। इस पूरे पैसेज में इसकी बात ही नहीं करी। लास्ट में बस ये बात बोली थी कि भाई फूड वेस्टेज को रोकना है, पूरे पैसेज में ये बोला ही नहीं कि टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। तो ये क्या है? ये पैसेज के बाहर जाके इन्फर करना है, पैसेज के स्कोप में नहीं है। इस बात को समझो प्लीज, पैसेज के स्कोप में से इन्फरेंस चाहिए हमें। सो ये हो गया गलत आपका, इस बात को ध्यान से देखना। फोर्थ आपका कटा, फोर्थ वैसे भी आपका कटना ही था, यहाँ पे कट गया, एंड आपका आंसर आ गया 2 and 3। बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? सो द आंसर हियर इज बी, 2 and 3 ओनली। क्लियर हुआ? चलिए लेट अस लुक एट द, तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि जब आप इन्फरेंस देख रहे हैं तो बहुत सटीक तरीके से अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा, पैसेज का एसेंस समझा होगा, तो आप हमेशा इन्फरेंस करने में ज्यादा बेहतर अपने आंसर्स को ला पाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। इसी बेस पे है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशन हैव बीन मेड। क्या असम्पशंस किए हैं इसी पैसेज के बेसिस पे, वो देख लेते हैं फटाफट। ओके, the first assumption that it is saying is the food distribution mechanism needs to be reimagined and made effective to reduce the loss and wastage of food. The food distribution mechanism, फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है, नीड्स टू बी रीइमेजिन्ड, इसको दोबारा से आपको सोचना पड़ेगा, एंड मेड इफेक्टिव, आपको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड की लॉस, फूड की वेस्टेज को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो ये पूरा का पूरा तरीका है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? एंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजंस। अब ये देखो, ये यहाँ पे बोल रहा है कि अजम्पशन करना है ना। अब इस अजम्पशन से, अब अजम्पशन किसके बेसिस पे? पैसेज के बेसिस पे। अब आप स्टेटमेंट को देखो, एंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजंस। देखो अब बात समझो, अब यहाँ पे यूपीएससी हमेशा प्ले आउट करता है। मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पैसेज के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कहीं भी डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप अजम्पशन नहीं कर सकते हो। इसमें पूरे में बात नहीं करी गई है कि किसको रोकना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट का हो, वो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन है। ऐसा हो सकता है पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, है ना, ऑफ ऑल पीपल हो, ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स हो, ऑफ ऑल एजेंसीज हो। इसमें पूरे पैसेज में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो फूड वेस्टेज को रोकना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी सेकंड क्वेश्चन के सेकंड स्टेटमेंट में इसने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को दे दिया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस सिटीजंस की है। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए गलत। लेकिन अब देख लेंगे भाई, अगर किया अगर कुछ और आंसर होगा तो अजम्पशन वाले में मेरे हिसाब से इफ आई हैव टू मार्क एन आंसर, आई विल मार्क इट एज 1 करेक्ट एंड आई विल मार्क एज द आंसर एज 1 ओनली, है ना। मैं इसको गलत काटूंगा। अगर यूपीएससी किसी भी आंसर में कोई चेंज करेगी तो वी विल लुक एट इट, हम आपको वो चीज कन्वे करेंगे। बात समझ में आई आपको? इस पूरे पैसेज में कहीं भी सिटीजनरी की बात नहीं करी गई है, बस लास्ट में ये बोला गया है कि एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड को। अगर आपको साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, उसको कंप्लीट करना है, तो फूड की वेस्टेज और लॉस को रोकना बहुत जरूरी है। बस ये बात बोली है इसने, ये नहीं बोला कि इसको कौन रोकेगा या किसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में? तो आप क्यों एज्यूम कर रहे हो? नहीं एज्यूम कर सकते हम ये चीज। क्या पता है गवर्नमेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्या पता सारी दुनिया की हो, सिर्फ सिटीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं चाहिए? ये तो किसी कंट्री के बारे में है भी नहीं आर्टिकल, राइट। सो इस चीज के चलते हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत यहाँ पे मान सकते हैं और फर्स्ट को हम करेक्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपको लेना है जो आपके पूरे पैसेजेस में काम आएगा कि भाई अजम्पशन को हम कैसे डील कर रहे हैं। देखो
सबसे पहले पैराग्राफ का स्कोप। आप पैराग्राफ के स्कोप के बहुत बाहर मत जाइए। अगर पैराग्राफ में सिटीजनरी की बात नहीं कही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कही है, किसको रोकना है उसकी बात नहीं कही है, बस यहाँ पे रुक गया है पैराग्राफ कि भाई रोकना चाहिए, तो आप अपने मन से एज्यूम मत करिए कि कौन रोकेगा, है ना। अजम्पशन सिर्फ पैसेज के स्कोप के अंदर ही होता है, और ये तो बहुत ही बाहर है। मॉरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया इसने तो, जबकि सिटीजन्स की बात ही नहीं हुई पूरे पैराग्राफ में। तो इस चीज के चलते आपको ये बात समझ में आएगी कि स्कोप ऑफ पैसेज कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन पैसेज इज डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ पैसेज इन योर हेड। वो हो गया तो आपका इन्फेरेंस गलत नहीं होगा, आपका कोरोलरी गलत नहीं होगा, आपका असम्पशन गलत नहीं होगा, आपको कुछ भी गलत नहीं होगा। एसेंस का जो डेट क्वेश्चन ही आता है तो वो भी गलत नहीं होगा। गॉट इट? सो हियर द आंसर विल बी 1 ओनली। क्लियर है भाई सबको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। या दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो फटाफट इस पर्टिकुलर पैसेज को। ये पैसेज क्या कह रहा है? एज इन्फ्लेशन राइजेस, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, इवन गवर्नमेंट्स प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड्स, है ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने बजटरी डिसिप्लिन से बाहर आके भी हाउस होल्ड्स की मदद करने के लिए और ज्यादा खर्च कर रही हैं। ये देखो, अब पॉइंट समझो, आपके दिमाग में इसका काउंटर नहीं आना चाहिए। सर अगर इन्फ्लेशन होती है तो गवर्नमेंट मनी सप्लाई खींच लेती है, नहीं, आपके दिमाग में वो नहीं आना चाहिए। जो पैसेज ने बोल दिया आपके लिए वो परम सत्य है, चाहे आप हमसे इकोनॉमी पढ़ के गए हो, जबकि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स कितने भी स्ट्रांग हो। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर यहाँ पे बोल दिया यूपीएससी ने कि ये होता है तो यही होता है कि भाई इन्फ्लेशन राइज हो रही है तो लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे हैं सामान खरीदने के लिए। जो गवर्नमेंट पहले बजट डिसिप्लिन बनाना चाहती थी वो अब हाउस होल्ड्स को हेल्प करने के लिए फ्री का जो सामान है वो ज्यादा दे रही है। हायर इंटरेस्ट रेट्स announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity। क्या बोल रहा है? जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। आर सपोज टू हेल्प प्रोड्यूस मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट्स व्हाइल पेइंग मोर टू बोरो गवर्नमेंट्स मस्ट कट स्पेंडिंग और रेज टैक्सेस, है ना। ये पूरा का पूरा एक आपका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। इसको इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया भी है। क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। देखो इन्फ्लेशन का बेसिक फंडा क्या होता है? इन्फ्लेशन का बेसिक फंडा यह है कि लिमिटेड सप्लाई है और जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा है तो लोग जो है वो खरीदना चाहते हैं सामान को, है ना। तो जनरली क्या होता है कि ऐसे में ये ट्राई किया जाता है कि लोगों के हाथ से जो है वो पैसा ले लो वापस। तो लोगों के हाथ से पैसे लेने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है तो दो चीजें होती हैं, एक तो लोन कम दिए जाते हैं, है ना, लोन बाहर कम दिए जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है तो आप ज्यादा सेविंग करने की कोशिश करते हो कि यार ब्याज अच्छा मिलेगा, तो आपके हाथ से पैसा कम हो जाता है। तो वही बात बोल रहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक्स आर सपोज्ड टू हेल्प प्रोड्यूस फिस्कल ऑस्टेरिटी। समझ में आ गई बात? बिकॉज टू मेंटेन स्टेबल डेट व्हाइल पेइंग मोर टू बोरो गवर्नमेंट्स मस्ट कट स्पेंडिंग। अब भाई बात सिंपल सी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है कुछ भी है तो अब गवर्नमेंट को बोरो करने के लिए, पैसे लेने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई हो गया। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करे, है ना भाई। डेट जो है गवर्नमेंट का उसको स्टेबल कब करेगी गवर्नमेंट? कोई भी परिवार भी अपना डेट कैसे कम करता है? या तो अपना खर्च कम करता है या तो अपनी इनकम बढ़ाता है। गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से होती है तो टैक्सेस को बढ़ाओ। विदाउट द फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। तो अगर गवर्नमेंट ही बैकअप नहीं दे रही, अगर गवर्नमेंट जबरदस्ती मतलब अनसस्टेनेबली डेट उठा रही है तो फिर बैंकर्स भी क्या कर लेंगे? आरबीआई क्या कर लेगा? मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर लेगी? वही बात यहाँ पे बोली गई है। हायर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इन्फ्लेशनरी, है ना, नॉट डिसइन्फ्लेशनरी, बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट्स टू बोरो मोर टू पे रेजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अगर ये मेंस के लाइन, मेंस का एनालिसिस आ गया ये कि अगर मान लो हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं तो हायर इंटरेस्ट रेट जनरली क्या करने के लिए किए जाते हैं? इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, राइट। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से ही इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करने के लिए अब ज्यादा पैसा दे रही है। गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा है ना, तो अब वो हायर इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए रेडी है, लेकिन हम तो लेंगे पैसा और खर्च करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर रही है? सप्लाई ऑफ मनी को कम करने की कोशिश कर रही है, लेने की कोशिश कर रही है लोगों के हाथ में से पैसा, लेकिन गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए पैसा दे रही है। तो दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट। बात समझ में आ गई? बोरो मोर टू पे राइजिंग डेट सर्विस कॉस्ट। द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट द डेफिसिट्स। आगे बात समझ में? लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? जो रिस्क है, ये पूरा जो रिस्क है इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइजेस। अगर डेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डेट बढ़ेगा तभी तो गवर्नमेंट इस डेट को पे करने के लिए बोरो करेगी, और बोरो करेगी किस पे? हायर इंटरेस्ट रेट पे। और बोरो करने के बाद फिर वापस से पैसे पब्लिक के पास दे रही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट द डेफिसिट्स। बात समझ में आ गई? ये पूरा पैसेज समझ में आया क्या बोलता है? तो एक बार इस पूरे पैसेज का एसेंस समझ लोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है हाउस होल्ड्स की पैसे देके। हायर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक अनाउंस कर रहा है ताकि जो है वो लोगों के हाथ से पैसा कम कर सके।
लेकिन गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग को कम नहीं कर रही है, टैक्सेस को बढ़ा नहीं रही है, जो उसको करना चाहिए था स्टेबल डेट करने के लिए। और ऐसे ही फिस्कल बैकअप जब नहीं होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। क्यों? ऐसा तब होता है जब ये जब भी होगा तो हायर इंटरेस्ट रेट्स भी इन्फ्लेशनरी हो जाएंगे, डिसइन्फ्लेशनरी नहीं, वो महंगाई को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंपली लीड करेंगे गवर्नमेंट को कि वो ज्यादा पैसा बोरो करती रहे, ज्यादा पैसा देके मोर है ना, पे मोर टू बोरो करे, वो भी हायर इंटरेस्ट रेट पे। तो इससे क्या होता है, डेट सर्विस कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड द रिस्क ऑफ मॉनेटरी अनमोरिंग इज ग्रेटर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। आगे बात समझ में पूरा क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट से क्या आंसर बोल रहा है। Which of the following statements best reflects or reflect the most logical and rational inference? है ना, logical and rational inference that can be made from the above passage। ठीक है, देखो यहाँ पे reflects और reflect कर दिया क्योंकि इसने singular भी दिया होगा, है ना, तो इसलिए रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट कर दिया। सेंट्रल बैंक, सबसे पहला क्या है, सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। बिल्कुल सही। अब आप मुझे बता दो, ये पूरा जब मैंने आपको पैसे समझाया तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ गई कि भैया अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी तो सेंट्रल बैंक क्या कर लेगा? अगर फिस्कल पॉलिसी इन लाइन नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर लेगी? अकेले कुछ नहीं कर सकती। लिखा था ना एज इट इज स्टेटमेंट, दिखाऊं कि क्लियर है सबको? ये देखो, विदाउट द फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूजेस ट्रैक्शन। एज इट इज लिखा है कि नहीं लिखा है? यही लाइन यहां पे लिखी है, सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। बात समझ में आ गई? अब जो लोग सिर्फ वर्ड्स के अराउंड खेलना चाहते हैं वो क्या करेंगे, कैन नॉट देखेंगे सर गलत काट दो, नहीं भाई वो एसेंस है उस पैसेज का। तो दिस इज एन एंटायरली एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही। अगर फिस्कल पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशनरी है और मॉनेटरी पॉलिसी डिसइन्फ्लेशनरी है तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ खास नहीं कर लेगी। गेटिंग द पॉइंट? तो यस, द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। भाई यही तो वो बात ऊपर वाली लाइन में भी बोल रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को सपोर्ट ही तो कर रही है, एंटी थोड़ी जा रही एक दूसरे के। तो इस पर्टिकुलर केस में द आंसर शुड बी बोथ 1 and 2, है ना। जो सी पार्ट है आपका वो आपका इस पर्टिकुलर केस में आंसर हो जाएगा। दिस क्लियर है बात? बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर हियर। चलिए अगले पैसेज पे चलते हैं। लेट अस मूव टू ओके पैसेज नंबर 4। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। अब पहले भी ऐसे हुआ था, एक क्वेश्चन इन्फरेंस एक असम्पशन, अब यहां पे भी ऐसे एक क्वेश्चन इन्फरेंस एक असम्पशन। फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। बता दो भाई, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। ये असम्पशन कर लिया आपने इस पैसेज से कि सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ही प्राइसेस को हाई कर सकती है। सोचो, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। इसमें पूरे में मॉनेटरी पॉलिसी की कहीं बात नहीं हुई है, इसमें पूरे में इंटरेस्ट रेट की कहीं बात नहीं हुई है, जो जनरल इन्फ्लेशन के लेवल्स बढ़ सकते हैं उनकी बात नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये तो गलत हो गया। पहले तो दिस पर्टिकुलर assumption that has been made is incorrect. This statement, this particular assumption cannot be made. दूसरा क्या है, हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल डू एन एनालिसिस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है। अरे भैया नहीं, इस पैसेज के बेसिस पे ये अजम्पशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कहां बात हुई है पूरे पैसेज में, कहां बात हुई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड की? कहीं भी नहीं हुई है। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन विल बिकम नीदर 1 and 2, नीदर 1 nor 2। बात समझ में आ गई? क्लियर है? हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, वैसे भी ये गलत होगा, है ना। और इस पर्टिकुलर केस में तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है ये कि भाई इस पर्टिकुलर पैसेज से हमने अजम्पशन उठाया है। अब ये इकोनॉमिक की सेंस में चाहे ये ट्रू हो फॉल्स हो, डजंट मैटर, यही बात याद रखना बस। मैंने आपको पैसेज का स्कोप डिफाइन करना सिखाया है, ना सिखा रहा हूं ना, बस उसको याद रखो। द स्कोप ऑफ द पैसेज इज नॉट अबाउट लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, राइट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आउट ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ बाउंड्स है। हमारे कंप्यूटर साइंस में आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन होता था, वही है ये, है ना। दिस इज आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज, आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर solely responsible for higher prices, this is also not something that you can assume from this particular passage, because this passage is talking about a lot of things, है ना। एज इन्फ्लेशन राइजेस तो गवर्नमेंट कुछ करती है, तो इन्फ्लेशन तो पहले ही बढ़ रहा है ना भाई। फिस्कल पॉलिसी कैसे सोलली रिस्पॉन्सिबल हो सकती है प्राइसेस के लिए? सबसे पहली लाइन ही यही है कि एज इन्फ्लेशन राइजेस, इन्फ्लेशन तो प्रीरिक्विजिट है गवर्नमेंट की पॉलिसी आने का, इस पर्टिकुलर पैसेज के हिसाब से। समझ लो बात, क्लियर? तो आपका ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप नीदर 1 nor 2 करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 27 में से, इन चारों में से क्या ही डिफिकल्टी है जो आप नहीं कर ले जाओगे? इसको नहीं आप मार्क्स लेके जाओगे, बिल्कुल लेके जाओगे। दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बोलोगे तो मैं सीसैट के जो बाकी क्वांट और रीजनिंग है वो भी कराऊंगा, लेकिन आई वॉन्ट यू टू स्पीक अप, है ना, मुझे चाहिए कि आप बताओ मुझे कि सर ये करा दो। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, चलिए तो ये वाला पैसेज पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं, रीडिंग द टू पैसेज आंसर द, ठीक है, हाँ वही बात बोल रहे हैं। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। रीड इट, रीड द क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11? टुडे इफ वी कंसीडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, अरे पेन कहाँ है? ओके, टुडे इफ वी कंसीडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंडन, पेरिस as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their presence। ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो, अगर आज हम न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसी सिटीज को बहुत आइकॉनिक सिटीज बोलते हैं तो ये इसलिए है भैया क्योंकि जो इनके प्रेडिसेसर थे, है ना, जो इससे पहले थे, ऑन देयर प्रेजेंट। अगर देखो किसी को समझ में भी ना आए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तो कोई हर्ज नहीं है आपका कि आप जाके उसकी हिंदी एक बार देख लो पर्टिकुलर पैसेज की। देखो क्या बोल रहा है, आज यदि न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं तो ऐसा इसलिए कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्र उपगाम, हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। पर सीमाओं में, है ना, उससे पहले, है ना, इन सिटीज के बनने से पहले जब ये बन रही थी तब इनमें हैवी सिस्टम अप्रोच का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसा कुछ जो एक हैवी, मतलब अगर बहुत ज्यादा भी लोड आ जाए तो भी संभाल ले, है ना, तो उसमें ऐसी चीजें लागू करी गई थी, पर इम्पोज ऑन देयर प्रेजेंस। The backbone of the systems theory is the process of translating social, spatial and cultural desirables into mathematical models using computing, statistics, optimization and algorithmic way of formulating and solving problems। क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक समझो। क्या बोल रहा है कि आप ये जो सिस्टम्स थ्योरी लगाते हो, है ना, कोई भी प्रोसेस जब लगाते हो, एक सिटी को प्लान कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अच्छा भाई इसमें कितना आगे आने वाले टाइम पे कितना इसमें प्रेशर आ सकता है, तो वो सब चीजें देखने के लिए, वो सब चीजें करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर जगह पे जो भी सोशल, स्पेशियल, कल्चरल चीजें हो सकती हैं, आप उनको ट्रांसलेट करते हो मैथमेटिकल मॉडल्स में। क्योंकि तभी आप देखोगे ना कि कितनी बड़ी सिटी, कैसी सिटी प्लान करनी है, यूजिंग किन किन तरीकों से, कंप्यूटिंग से, स्टैटिस्टिक्स से, ऑप्टिमाइजेशन से, एल्गोरिथमिक तरीके से, है ना, पूरे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो आप। द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट व्हिच बिगेन टू ट्रेन प्रोफेशनल्स इन प्लानिंग स्पॉन्ड सम ऑफ द मोस्ट इंजीनियस प्लानर्स हु वर एक्सपर्ट्स इन दीज डोमेन्स, and were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in the social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West। क्या बोल रहे हैं कि भाई यही जो पूरे की पूरी प्लानिंग है, ये अर्ली यूनिवर्सिटीज, जो वेस्ट की अर्ली यूनिवर्सिटीज थी, वो ट्रेन करती थी प्रोफेशनल्स को इन्हीं चीजों में, प्लानिंग में, है ना, और इन्हीं से बहुत अच्छे अच्छे प्लानर्स निकल के आए जो एक्सपर्ट्स थे इन पर्टिकुलर डोमेन्स में। किन डोमेन्स में? इन डोमेन्स की जो बात कर रहा है ऊपर, सिस्टम्स अप्रोच और ये पूरा कंप्यूटिंग एंड एवरीथिंग। दिस वाज बिकॉज दीज वेरी सब्जेक्ट्स वर एब्सॉर्ब्ड इनटू द प्लानिंग करिकुलम। यही जो सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़े, यही आगे प्लानिंग करिकुलम में आ गए। दैट हैड इट्स रूट्स इन द सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, है ना। तो ये जो भी इन्होंने पढ़ा, जितना भी ऑप्टिमाइजेशन, कंप्यूटिंग की सब पढ़ा, जो प्लानिंग पढ़ी, यही इन पर्टिकुलर चीजों का इन रूट था, है ना। किनका? सोशल साइंसेज में उसके रूट थे, क्योंकि सोशल साइंस होगा तभी पता चलेगा कि सोशल क्या है। ये जो वर्ड लिखा है सोशल यहाँ पे जो दिख नहीं रहा आपको, देन अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तभी स्पेशल समझ में आएगा, है ना, सोशल पढ़ोगे तभी कल्चरल समझ में आएगा। प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट। तो ये इस पूरे की पूरे पैराग्राफ में कहा गया है। लेट अस हैव अ लुक एट ऊपर से नीचे फटाफट, ऐसे समझते हैं फटाफट पैराग्राफ का। आज अगर आप न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसी सिटीज को आइकॉनिक सिटीज बोलते हो तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हैवी सिस्टम अप्रोच लगाया गया है बहुत अर्ली टाइम पे, और इस पूरे सिस्टम का बैकबोन ये था कि वहां पे आने वाले कोई भी सोशल, स्पेशल, कल्चरल डिजायरेबल जो ये चीजें डिजायर होंगी, इनको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट किया गया यूजिंग कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजेशन, एल्गोरिथम, है ना, अलग अलग तरीकों से। जो पहले की यूनिवर्सिटीज थी वेस्ट की, उन्होंने प्रोफेशनल्स को इन्हीं चीज़ों में ट्रेन किया और फिर वहां से बहुत बेहतरीन प्लानर्स निकले जो कि इन डोमेन्स के एक्सपर्ट थे। और क्योंकि ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े, उनका जो रूट है वो सोशल साइंस, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर में था। भारत में जो प्लानिंग है उसकी एजुकेशन वेस्ट से अलग है। ये पूरा का पूरा इस पैराग्राफ का एसेंस है। As much as you understand the essence of a paragraph, it will be easier for you। अभी आप देखना क्या यहाँ पे आपके सामने जादू होगा। चलिए, let us have a look at question number, क्या क्वेश्चन नंबर है भाई? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। Which one of the following statements best reflects the most logical and rational inference that can be made from the above passage? Inference की बात हो रही है, वापस से अभी हमने देखा पहला क्वेश्चन इन्फ्रेंस पे आता जनरली, वो भी यहाँ पे भी आ गया, लॉजिकल रैशनल इन्फेरेंस। देख लेते हैं भाई।
करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बात तो सही है, ये देखा तो यही हमने कि भाई अर्बन प्लानिंग में कोई भी करिकुलम जब आप पढ़ाओ, कोई भी कोर्सेज पढ़ाओ तो उनको डाइवर्स रखो। डाइवर्स मतलब उसमें सोशल साइंसेज, ज्योग्राफी, प्लानिंग, आर्किटेक्चर सब रखो, कंप्यूटिंग रखो, एल्गोरिथमिक रखो, सब कुछ रखो। एंड इंटरडिसिप्लिनरी भी होना चाहिए भाई। अगर आपको ये पता ही नहीं कि सोशल और कल्चरल में क्या लिंकेज है तो आप कैसे करोगे? तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल। अब आप देखते काट दोगे, मुझे बताओ, मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कहाँ है ये पूरा का पूरा? इस पूरे पैराग्राफ में कहाँ बात हुई है इंडियन ब्यूरोक्रेसी की, इंडियन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन? क्या बताओ मुझे, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं बात हुई है क्या? एक लाइन लिखी है, उसके डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट कैसे होती है वो बताइए क्या? जब नहीं बताइए तो कैसे इन्फर कर लेंगे वो पर्टिकुलर चीज? सो दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी एंटायरली इनकरेक्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए आगे के देखते हैं। Let's look at question statement number 3 and 4 also. In India, the management of urban areas is a local affair. अब वही बात आ गई वापस से, with a chronic problem of insufficient fund. मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इंडिया में पूरे की पूरी प्लानिंग अलग है वेस्ट से, लेकिन कैसी है वो थोड़ी बताया है। तो ये सब कहाँ से आ गया कि लोकल अफेयर है, फंड्स नहीं है? काटो इसको भाई, हटाओ इसको। With high density of population, widespread poverty in our urban areas, planned development in them is very difficult. Again, इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, 3, 4 बी सी डी तीनों इंडिया के बारे में बता दिए इसने, तीनों के तीनों इंडिया के बारे में डिटेल में बोल रहे हैं। और इंडिया के बारे में कोई इन्फर हो ही नहीं सकता ऐसे, क्योंकि सिर्फ इतना लिखा है कि डिफरेंट है। ये नहीं लिखा है कि चीप है, एक्सपेंसिव है, ज्यादा पॉपुलेशन है, कम फंड्स है, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है डिफरेंट है। और डिफरेंट तो भाई कैसे भी हो सकती है, आप कैसे इन्फर करोगे डिफरेंट कैसे होगी? ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर एंटायरली इनकरेक्ट एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, फिर तो बहुत ईजी हो गया, कोई कंफ्लिक्ट है ही नहीं। द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स ए। दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर होगा भाई सबको? डन है? So with this we are also done with the question number 11. Let us look at the next question. What is the next question that we have? Based on the above passage, इसी पैसेज के बेसिस पे the following assumptions have been made. वही एक इन्फ्रेंस का है तो एक assumption का आएगा. So let us look at the assumption that they are making. What is the assumption? India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to modern urban practice. अब देखो, इन्फेरेंस और assumption में क्या डिफरेंस होता है? assumption में आप हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ते हो, इन्फेरेंस में आप उतने ही दायरे में रहते हो, है ना? assumption क्या है? देखो बात समझो। मान लो ये एक लाइन लिखी है, इस एक लाइन के बेसिस पे आप एक बात कह सकते हो। क्या क्या बात सटीक तरीके से कह सकते हो, इसे डिराइव क्या कर सकते हो, वो होता है इन्फेरेंस, मतलब समझ लो, है ना? और इस बात के बेसिस पे आप अज्यूम क्या कर सकते हो, है ना? सेफली क्या अज्यूम कर सकते हो, तो वो इसके दायरे में ही होती है बात, लेकिन इसके बेसिस पे होती है, इसके बेसिस पे एक अजम्पशन होता है। इन्फेरेंस सिर्फ ये है कि ये हमने लिख दिया, अब यहीं से एक और लाइन क्या निकल के आ गई, ये है कि इसके बेसिस पे अजम्पशन क्या है। जैसे ही देखो, India needs a new generation of urban professionals with knowledge relevant to the modern urban practice. To the modern urban practice. Second statement देखो, Indian universities at present have no capacity. अब देखो यही स्टेटमेंट, यही गलती होती है। क्या बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में? Indian universities at present have no capacity or potential to impart training in systems approach. जो सिस्टम्स अप्रोच, देखो यहाँ जो लिखा था ये हैवी सिस्टम्स अप्रोच कह रहा है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है इसमें एजुकेशन देने का। बिल्कुल ही गलत हो गया भाई, एकदम ही गलत। आप वैसे लॉजिकली भी सोचोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे मैट भी लगवा के बताऊँ, अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो ऐसे इंडियन यूनिवर्सिटीज को इतनी खराब लाइट में क्यों दिखाएगा कि वहाँ पे ये जो वेस्ट में हो रहा है, हमारे पास कैपेसिटी छोड़ो पोटेंशियल भी नहीं है, कैपेसिटी छोड़ो पोटेंशियल भी नहीं है, गए गुजरे ही हैं हम, तो क्यों दिखाएगा भाई ऐसे? ऑब्वियसली नहीं दिखाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट हियर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, कंप्लीटली इनकरेक्ट। अब फर्स्ट की बात आती है, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैसे फाइनलाइज करें, कि ये असम्पशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये समझो सबसे पहले, देखो आप अगर पैराग्राफ का एसेंस समझे तो आपने क्या समझा, लिंकेज समझो। अगर लिंकेज समझ जाओगे आंसर अपना बताओगे मुझे। लास्ट टाइम भूलो, अभी के लिए पूरे पैसेज का एक एसेंस समझो। वहां पे ये बोला गया है कि कुछ सिटीज बहुत अच्छी प्लान्ड है, उनको प्लान करने के पीछे यूनिवर्सिटीज थी, उन यूनिवर्सिटीज ने कुछ प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया, और ट्रेन कैसे किया? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ट्रेन किया, और उन्होंने फिर उन सिटीज का डेवलपमेंट किया, प्लानिंग करी। बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं, सिटीज थी, उन सिटीज में हैवी सिस्टम अप्रोच लगा। हैवी सिस्टम अप्रोच किसने लगाया? वो हैवी जो सिस्टम अप्रोच था वो यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए प्रोफेशनल्स ने लगाया। क्लियर? अब ये यहीं पे आ जाओ वापस। अब बोल रहा है कि इंडिया में अलग है, इंडिया में ये तरीका है ही नहीं, इंडिया में कोई अलग तरीका है, समझ रहे हो? अब हमें, यानी कि हमारे यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, हम अपने बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटीज में ऐसे ट्रेन नहीं कर रहे हैं कि वो हैवी सिस्टम से अप्रोच लगा के बढ़िया शहर प्लान कर सकें। अब यहां पे यही वाली बात समझो, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। आगे समझ? इंडिया डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब जो यहां पे हो रहा है वो इंडिया में नहीं हो रहा। इंडिया में क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने वो तीनों स्टेटमेंट गलत काट दिए। लेकिन इंडिया में ये नहीं हो रहा है,
जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज हैं वो बच्चों को ट्रेन करती हैं, वो बच्चे ट्रेन होके फिर अर्बन एरियाज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टम लगा के डेवलप करते हैं। तो ये अगर नहीं हो रहा है तो यही तो वो बोल रहा है कि हमें ये चाहिए, इंडिया नीड्स एक नई जनरेशन अर्बन प्रोफेशनल जिनके पास मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस की नॉलेज हो। कौन सी है वो मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस? यही कि आप एक हेवी सिस्टम अप्रोच लगा सको, आप एल्गोरिथम्स का यूज कर सको, आप कंप्यूटेशनल मेथड्स का यूज कर सको, आप मैथमेटिकल मॉडलिंग का यूज कर सको। दिस इज व्हाट द पर्टिकुलर लाइन इज सेइंग। आई होप ये बात क्लियर है। सो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड दैट फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट एंड सेकंड विल बी इनकरेक्ट एंड योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम वन ओनली। सिर्फ इस वर्ड से आप इतनी चीजें पता चला सकते हैं, डिफर, है ना, डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द वेस्ट। हमारे यहाँ पे वेस्ट वाली चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसने यही बोला कि भाई हमें भी वैसा कुछ जरूरत है। देखो एग्जैक्टली वेस्ट की प्रैक्टिस नहीं बोली, सिर्फ क्या बोला कि ऐसे कुछ बच्चों की जरूरत है, ऐसे कुछ यंग जनरेशन की जरूरत है, अर्बन प्रोफेशनल्स की जरूरत है, अर्बन प्लानर्स की जरूरत है जो अर्बन प्रैक्टिस को, मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस को समझते हो और उसके हिसाब से हमारा डेवलपमेंट कर सकें। क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू। द आंसर हियर एज पर मी विल बी वन ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। अगला पैसेज क्या बोल रहा है? नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट, नॉट every voice on the internet commands the same kind of audience. When anonymous private entities with high capital can pay for more space for their opinions, they are effectively buying a louder voice. समझने वाली चीज है भाई, क्या बोल रहा है? मेरा पेन कहाँ गया? हाँ ये रहा। Not every voice on the internet commands the same kind of audience. बिल्कुल सही बात है। मोदी जी को ज्यादा लोग सुनते हैं, किसी नेता को कम लोग सुनते हैं, बिल्कुल सिंपल है। When anonymous private entities, अब यहाँ पे मोदी जी की बात नहीं हो रही, किसी anonymous private entity की बात हो रही है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो कौन है वो, विद हाई कैपिटल, लेकिन पैसा बहुत है इस एंटिटी के पास, तो ये क्या करेगी? मीडिया में स्पेस खरीद लेगी, सारे दिन इनके ऐड चलते रहेंगे। कैन पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियंस, दे आर इफेक्टिवली बाइंग अ लाउडर वॉइस। ऑब्वियसली बात है कि भाई ये क्या है, अगर कहीं मीडिया में किसी कंपनी का ऐड चल रहा है तो वो उसकी आवाज ही है ना, वॉइस ही है ना, तो जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा आपकी वॉइस, उतना लाउडर आपकी वॉइस। If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffers. क्या बोल रहा है कि अगर डिजिटल स्फेयर में पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है और वो सिर्फ इस बारे में है कि आप अपने ओपोनेंट को इलेक्शन तक आउटशाइन कर दो, तो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स तो सफर करेगी ना। अगर आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पे हो जाएगा कि कैसे अपने ओपोनेंट को आने ना दो टीवी पे, कैसे अपने ओपोनेंट को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात हो रही है ना, कैसे अपने ओपोनेंट को टीवी पे आने ना दो, कैसे अपने ओपोनेंट की बात ही ना आने दो, कैसे अपने ओपोनेंट को लाउडर वॉइस रखने ना दो, आउटशाइन कर दो उसे, है ना, बिल्कुल चौंधिया दो एकदम। The focus of social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory the content may be. बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया पे तो क्या है कि ऐसा कंटेंट जनरेट करो जिसमें यूजर एंगेजमेंट ज्यादा हो, चाहे उससे मार काट हो जाए, लड़ाई हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये इस पूरे पैसेज ने बताया। इस पूरे पैसेज का एसेंस समझो क्या है। सबसे पहले वो बोल रहा था कि, एक सेकंड, क्या बोल रहा है सबसे पहले, मेरे को वापस एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, हाँ, हियर नॉट एवरी पर्सन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, है ना, सब वॉइसेस की सेम ऑडियंस नहीं होती है। जब एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज ज्यादा पैसा डाल के अपना ओपिनियन ज्यादा रख सकती हैं, ज्यादा स्पेस खरीद सकती है अपने ओपिनियन के लिए, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा लाउड वॉइस अपनी खरीद रही हैं। और एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, है ना, दिस इज पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स डिजिटल स्फीयर में सिर्फ ये बन के रह जाता है कि अपने ओपिनियन को इलेक्शन तक आउटशाइन करना है ताकि आप ही ज्यादा दिखो, है ना, ताकि आप ही ज्यादा देखो, तो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही सफर करेगी। ऑब्वियस सी बात है। सोशल मीडिया का फोकस सिर्फ इस बात पर रह गया है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू द, किस बात पे कि कितना यूजर एंगेजमेंट आता है, ना कि इस बात पे, या उनको इस बात की चिंता ही नहीं है कि भाई इस चीज से कोई लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। दे डू नॉट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब आता है क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक सेकेंड, इलेवन और 12 तो कर लिया ना हमने क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, क्वेश्चन 11 12 डन। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ओके ठीक है, मुझे लगा ये हिंदी वाले पेजेस हटाए नहीं ना मैंने, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट करना है तो देख लेते हैं क्या है। कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज, सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। तो सेंट्रल आइडिया क्या इस पैसेज का ये है कि सोशल मीडिया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी देती है। सोच के देखो,
कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ व्यूज। सोशल मीडिया एक मार्केट प्लेस है व्यूज का, बहुत अच्छी बात लिखी है, ठीक है ना, सब अपने अपने आके व्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन इससे क्या इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आती है, ये इस पूरे पैसेज में सिर्फ ये बोल रहा है। सेकंड, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशंस बट द प्रोडक्ट्स बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। ठीक है भाई, आइडियल और मॉरल तो नहीं है, वो तो हमें समझ भी आया है ना। कोई भी कंपनी है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी को ले लो आप, चाहे वो एनोनिमस प्राइवेट एंटिटी को ले लो, वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। दे डू नॉट वरी अबाउट कि भाई मॉरल है कि हम नहीं है, इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं है, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, क्या होगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्स की क्वालिटी क्या, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल दे केयर अबाउट इज कि भाई अपना प्रॉफिट कैसे बनाना है। सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, से तो बिल्कुल ही अपोजिट चला गया पैसेज के। वो तो यही बोल रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसकी क्वालिटी कम हो रही है, तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स की क्वालिटी कम हो रही है तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कैसे होगी, नहीं होगी। इन टुडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। ये भी पैसेज का आइडिया नहीं है इसमें, और इसमें तो लगभग सेम ही बात कह रहा है। ए और डी में तो ए में कह रहा था कि सोशल मीडिया से इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इसमें बोल रहा है कि सोशल मीडिया से आप वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हो। इन्फॉर्म्ड का मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लगभग दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, लगभग सेम। तो और ये सी वाला तो गलत ही हो गया। तो एक्चुअली में पैसेज का आइडिया कौन कन्वे कर रहा है, बी कन्वे कर रहा है। तो देखो बेस्ट रिफ्लेक्ट, ऐसा नहीं है कि ये बी वाला ही जो है इससे बेहतर कुछ रिफ्लेक्ट हो नहीं सकता। अगर इसका और सेंट्रल आइडिया आप देखोगे तो क्या था पैसेज का, पैसेज का सेंट्रल आइडिया ये था कि जो भी वॉइस है सोशल मीडिया पे वो ऐसी हो गई है कि इट इज मोर अबाउट कि इसको कौन कंट्रोल कर रहा है नैरेटिव को, नॉट अबाउट कि कौन बेहतर है। दिस वॉज द मेन एसेंस ऑफ द पैसेज। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन चारों में से बेस्ट क्या है, तो पहला और चौथा तो लगभग सेम बात कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही पैसेज का आइडिया नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि सोशल मीडिया से आप वेल इन्फॉर्म्ड हो जाते हो, आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाता है, इंस्टेंटली मिल जाता है। दिस इज नॉट व्हाट द पैसेज ट्राइंग टू कन्वे, सोशल मीडिया की तारीफ नहीं कर रहा है। और सी वाले में भी ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया जो वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रही है। तो आप समझोगे अगर, तो ए सी डी तीनों में सोशल मीडिया को बेहतर रूप में दिखा रहा है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिलता है, वेल इन्फॉर्म्ड रहते हो, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हो। ए सी डी तीनों के तीनों क्या है, सोशल मीडिया को अच्छी लाइट में पोर्ट्रे कर रहे हैं। बट द पैसेज वाज नॉट डूइंग दैट। पैसेज क्या बोल रहा था कि सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको व्यूज, सिर्फ आपको कितना रीच है, कितना एंगेजमेंट है वो मैटर करता है, नीदर द फैक्ट कि वो कितना इन्फ्लेमेटरी है। तो सोशल मीडिया वाज नॉट बीइंग शोन इन अ गुड लाइट एंड दैट इज ओनली बीइंग डन इन द क्वेश्चन, in the statement, in the option 2, which is B, and hence the answer to this particular question will be answer B. बात समझ में आ गई सबको? 13th कैसे सॉल्व करना है, तो हमेशा पूरा पढ़ो और देखो कि आपके एसेंस के हिसाब से, पैसेज के एसेंस के हिसाब से कौन चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है कोई तो वो आंसर नहीं होगा। क्लियर है सर? 14th भी देख लेते हैं साथ साथ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14th? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। एक इन्फरेंस आया था कि assumption आ गया, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री। फटाफट दोनों करेक्ट मारो यार, बिल्कुल सीधा सीधा से दोनों करेक्ट मारो। इंटरनेट इंक्लूसिव नहीं है, ये तो देख ही लिया हमने। अगर कोई गरीब है, कोई प्राइवेट एनोनिमस एंटिटी व्हाटएवर, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अच्छी फंडिंग नहीं मिल रही है, तो ये कैसे सोशल मीडिया पे, कैसे इंटरनेट पे अपनी वॉइस रखेगी, रख ही नहीं सकती। तो इंक्लूसिव तो नहीं है, खत्म हो गया। इंटरनेट मतलब सही हो गया स्टेटमेंट, इंक्लूसिव तो नहीं है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। अभी तो सीधे सीधे लाइन लिखी हुई थी ऊपर कि द पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, रद्दी हो जाती है, तो ऊपर लिखी हुई थी वो लाइन, तो सेकंड भी करेक्ट हो गया। तो आंसर हियर इज बोथ 1 and 2। एक बार पैसेज समझ में आ गया तो देखो कितना टाइम लगता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल कर रहा हूँ। आपको पढ़ते टाइम तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, तो एक बार सीख लो बस कि कैसे पैसेज को पढ़ना है, कैसे इन्फ्रेंस निकालने हैं, कैसे असम्पशन निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा, ये भी तो असम्पशन ही है ना, लेकिन ये असम्पशन दायरे में है कि नहीं है। इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। अब वहां पे डायरेक्टली इंटरनेट वर्ड चाहे यूज भी ना हुआ हो, सोशल मीडिया वर्ड यूज हुआ, बट इसका मतलब ये थोड़ी आप बोल सकते इंटरनेट के बारे में तो बात ही नहीं करी। अरे आपको पैसेज के एसेंस से समझ में आया ना कि वो यही बोल रहा है कि इंटरनेट पे अपनी वॉइस अगर आपको ढूंढनी है तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो ज्यादा पे नहीं कर सकता वो इंटरनेट पे अपनी वॉइस नहीं ढूंढ सकता, एंड हेंस इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। बात समझ में, असम्पशन हो गया ना करेक्ट। दूसरा, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री। ऊपर बोला था उसने कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ये करेगी डिजिटल स्फीयर, द वर्ड वाज डिजिटल स्फीयर, अगर डिजिटल स्फीयर में कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ यही कर रही है कि अपने ओपोजिशन से आउटशाइन करना है, अपने ओपोजिशन को आउटशाइन कर देना है, तो जो क्वालिटी है पॉलिटिक्स की वो कम हो जाएगी। यही बात ये बोल रहा है। और वो आउटशाइन कहाँ हुआ, वो डिजिटल स्फीयर क्या है, वो इंटरनेट ही तो है। तो इंटरनेट क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, है ना। यहाँ पे ये नहीं लिखा विल ऑलवेज, समझो बात को, क्या नहीं लिखा है, तो इसलिए बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। Let us see which the next question is. Okay, so we have question number 21. Okay, let us read the question number 21. By the time children reach class 8, by the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the age range of 13 years to 15 years.
8th क्लास तक आते आते 13 से 15 साल के हो जाते हैं बच्चे, क्लास तक आते आते 13 से 15 साल के हो जाते हैं बच्चे। बट इन आवर कंट्री अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास 8 स्ट्रगल विद रीडिंग सिंपल टेक्स्ट। वही लर्निंग गैप की बात कर रहे हैं, सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते। मोर देन हाफ, 50% से भी ज्यादा, 25% सिंपल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं, और 50% से भी ज्यादा स्टिल अनेबल टू डू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक डिवीजन। Every year about 25 million young boys and girls from elementary school moves into the life that lies for them beyond compulsory schooling। क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर, हर साल लगभग 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, एलिमेंट्री स्कूल से मूव कर जाते हैं इनटू द लाइफ दैट लाइज फॉर देम बियॉन्ड कंपल्सरी स्कूलिंग। स्कूलिंग के बाद की लाइफ में लगभग हर साल 2.5 करोड़ बच्चा जा रहा है। दे कैन नॉट एंटर द वर्क फोर्स एटलीस्ट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर टिल दे आर 18। 18 साल की उम्र तक तो जॉब वो भी नहीं कर सकते ऑर्गेनाइज सेक्टर में, कहीं कोई बेचारा लेबर ही बन रहा है तो अलग बात है। फॉर मेनी फैमिलीज दीज चिल्ड्रन आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार इन स्कूल। है ना, हमारे इंडिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, 5th तक स्कूल गए, 2nd तक स्कूल गए, 1st तक स्कूल गए। तो ये बच्चे अगर स्कूलिंग इन्होंने कंपल्सरी स्कूलिंग जो है 12th है जो वो पूरी कर ली तो बहुत बिग डील है ना। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट्स फ्रॉम स्कूल विल गो ऑन टू द हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कि अगर स्कूल से निकल गया तो पेरेंट्स ये चाहते हैं ना कि बच्चा मेरा और कॉलेजेस में जाए, अच्छे कॉलेज में जाए, बेटर स्कूल्स में जाए। हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक टू एग्रीकल्चर, है ना, कौन जाएगा एग्रीकल्चर वापस, क्योंकि वो लेबर का काम है, वो माना जाता है कि पढ़े लिखे बच्चों का काम है ही नहीं, ये माना जाता है ना, ये असम्पशन है, ये परसेप्शन है। ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज आर फार लोअर देन दे शुड बी इवन बेस्ड ऑन द करिकुलम एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लास 8th। समझ में आ गया पूरा एसेंस, बहुत सिंपल एसेंस है पैराग्राफ का। क्या बोल रहे हैं वापस से समझ लेते हैं। 8वीं तक पहुंचते 13th क्लास तक पहुंचते बच्चे 13 से 15 साल के हो जाते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा 25% ऐसा बच्चा है जो रीड भी नहीं कर सकता सिंपल टेक्स्ट को, और आधे से ज्यादा तो ऐसे है, 50% ऐसे है जो डिवीजन भी नहीं कर सकता। हर साल 2.5 करोड़ यंग बच्चे जो हैं वो एलिमेंट्री स्कूल छोड़ के स्कूल के बाद की लाइफ में जाते हैं, लेकिन वो वर्क फोर्स में भी क्योंकि 18 साल तक नहीं जा सकते, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अब 18 साल तक वर्क फोर्स में नहीं जा सकते। आपने 15 साल की उम्र में मान लो स्कूल छोड़ दिया, कुछ भी छोड़ दिया, 2-3 साल आप क्या करोगे, यू विल बी एंटरिंग इनटू हायर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब हायर स्कूल्स और कॉलेजेस में ये माना जाता है, वो पेरेंट्स ये मानते हैं कि भाई हमारा बच्चा आगे कुछ बढ़िया करेगा, क्योंकि पहली बार इतना कोई हमारे परिवार से इतना ज्यादा पढ़ के आगे निकला है। हार्डली कोई भी एग्रीकल्चर में वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि वो अच्छे पढ़े लिखों का काम नहीं माना जाता है। ऑन द अदर हैंड एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज आर फार लोअर। तो एग्रीकल्चर पे वापस जाना नहीं है, और एकेडमिक्स में कॉम्पिटेंसी उतनी अच्छी है नहीं कि बहुत अच्छा काम कर सके। तो हेंस दिस एंटायर इशू इज अ बिग साइकिल ऑफ विशियसनेस। बात समझ में आ गई सर? दिस इज द एंटायर एसेंस ऑफ द पैराग्राफ। भारत का बहुत ही मार्मिक दर्शन इसने कराया है। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशन हैव बीन मेड। देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले असम्पशन क्या बनाया है इसने, फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट्स। असम्पशन आ गया पहले, इन्फरेंस नहीं, ध्यान से देखना। सबसे पहला असम्पशन है इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का ज्यादा रोल होता है गवर्नमेंट से। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बता दो इस पूरे पैसेज में, इस पूरे पैसेज को देखो और मुझे बताओ कि कहाँ किस लाइन से आप ये निकाल सकते हो कि पेरेंट्स का ज्यादा रोल है गवर्नमेंट से अच्छी स्कूल एजुकेशन देने के लिए। बताओ मुझे। पूरे उसमें सिर्फ एक जगह पेरेंट्स की बात हुई है कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट कि ये जो ग्रेजुएट बच्चे निकले हैं अब ये कहीं कॉलेज में जाएंगे। बस ये कैसे एज्यूम कर लोगे कि इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का रोल गवर्नमेंट से भी ज्यादा होता है? ये कहां लिखा है? किस लाइन से एज्यूम कर लोगे? कैसे गलती करके आ सकते हो पैसेज में? ऐसे पैसेज में जो इतने सिंपल हैं, कहां लिखा है पूरे के पूरे पैसेज में? तो अगर आप गलती करो इसका मतलब यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है SOP, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं। व्हाट इज द एंटायर SOP ऑफ द पैसेज, है ना? व्हाट इज एंटायर SOP छोड़ो, एसेंस ऑफ द पैसेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है सर? School curriculum that conforms to today's requirements and is uniform for the entire country may address the issues brought out। ऐसा स्कूल करिकुलम जो आज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, है ना, और पूरी कंट्री के लिए एक ही हो। यहां पे गड़बड़ कर दी, यहां तक बहुत बड़ा लिख रहा था स्टेटमेंट। ऐसा स्कूल करिकुलम जो आज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, है ना, यहां तक ठीक था, अच्छी बात है भाई। आज की ये चीजें हैं कि हमें अच्छे कंप्यूटेशंस आते हो, अच्छा कंप्यूटर आता हो, अच्छा AI आता हो, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा था। एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री। बस ये नाटक हो गया यहाँ पे। पूरी कंट्री में एक ही स्कूल करिकुलम पढ़ाओ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वी नीड टू हैव स्पेसिफिक कोर्सेज फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लेसेस। एक बहुत सिंपल सी बात समझो, जो बच्चा एक ट्राइबल बच्चा है या फिर जो बच्चा लद्दाख में रह रहा है, उसको क्या सेम चीज पढ़ाओगे आप जो दिल्ली वाला बच्चा है? क्या सेम लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट सेम चीजें पढ़ाते जाओगे? नहीं पढ़ा सकते। उसका लर्निंग कर्व डिफरेंट होगा, उसके लर्निंग रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। तो सेम स्कूल करिकुलम आप कैसे अप्लाई कर सकते हो हर जगह यूनिफॉर्मली फॉर द एंटायर कंट्री? और ये इशू क्या है भाई? ये इशू ये है कि स्कूल में बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है।
वो स्कूल से बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स नहीं सीख के निकल रहे हैं. व्हाट दैट हैज टू डू विद गेटिंग अ स्कूल करिकुलम विच इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री? कहाँ, क्या मतलब है? सो दिस अजम्पशन, बोथ दिस अजम्पशंस आर इनकरेक्ट एंड द आंसर, अच्छा और एक सेकंड आगे तो नहीं दे रखे, नहीं, हाँ, तो कौन से वैलिड है? कोई भी वैलिड नहीं है. बोथ दीज अजम्पशंस आर इनकरेक्ट एंड द आंसर शुड बी नीदर वन और टू. ये जो सेकंड है ना, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत फंसाएगा बच्चों को, क्योंकि अच्छी बात बोल रहा है ना कि स्कूल करिकुलम को आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाओ. बिल्कुल सही बात है भाई, बनाना चाहिए, लेकिन पूरी कंट्री को यूनिफॉर्म कर दोगे तो वो कैसे एड्रेस कर देगा? वो कर ही नहीं पाएगा. समझ में आई बात? सो हेंस द आंसर टू 21 विल बी नीदर वन नॉर टू. 22 भी देख लेते हैं साथ साथ. क्या बोले 22 में? विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया. हाँ, अब मजा आएगा. सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? टोटल एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. अरे भाई, कैसे? गरीबी दूर करने से स्कूल बेहतर हो जाएंगे? स्कूल को बेहतर करने से स्कूल बेहतर होंगे, गरीबी दूर करने से स्कूल बेहतर नहीं होंगे. मॉनिटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज स्ट्रेटजी. ये देखो, पेरेंट्स को पैसे दे दो, टीचर्स को पैसे दे दो, स्कूल में ठीक कर लेना. फालतू. पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट competencies and achievements of young people are in line with their expectations. India is not going to take advantage of the demographic dividend unless some school pass outs go back to agriculture. देखो लास्ट कह रहा है कि स्कूल पास आउट का एग्रीकल्चर वापस भेजो, तभी तुम्हारी कुछ भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का कोई फायदा नहीं, तो फायदा ही नहीं है. आप खुद ही सोच के देखो यार, ये ए बी डी स्टेटमेंट कुछ भी सेंस बना रहे हैं क्या? द सी स्टेटमेंट इज सेइंग पब्लिक पॉलिसी को इंश्योर करना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी और अचीवमेंट है ना. कॉम्पिटेंसी मतलब वहां पे कॉम्पिटेंसी की बात है ना इस पर्टिकुलर पैसेज में, कि भाई आप 8th क्लास तक भी अगर आपके पास बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक रीडिंग स्किल्स नहीं है तो कॉम्पिटेंसी में गड़बड़ है. एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल है ना, जो वो अचीव करके निकल रहे हैं. अचीवमेंट का मतलब बस नहीं तो मेडल, कुछ भी आप अचीव करके निकल रहे हो ना स्कूलिंग से, दे आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस. समझो, एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट. इस पूरे पैराग्राफ में एक्सपेक्टेशन की बात ही करी थी इसने, जब इसने बोला कि एक्सपेक्टेशन ये है ना, सबसे पहली बार वो निकले हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे ग्रेजुएट बनेंगे, और उनकी एक्सपेक्टेशन पे ही तो खरा उतरना है. उनके एक्सपेक्टेशन जो है कि हम जाके अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन अगर आपके पास बेसिक स्किल ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो वो यही बोल रहे हैं कि कॉम्पिटेंसीज को, उनके अचीवमेंट्स को एंश्योर करो कि उनके एक्सपेक्टेशन से वो लाइन में हो. अगर एक्सपेक्टेशन किसी की मान लो ऐसे है कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी, यू नीड टू फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. अगर किसी को हायर स्टडीज के लिए जाना है, ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो ऐसी कॉम्पिटेंसी डेवलप कराओ. तो जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से कॉम्पिटेंसी और अचीवमेंट हो, ये पब्लिक पॉलिसी इंश्योर करे. दिस इज द एंटायर थिंग. यस, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज सी. डियर स्टूडेंट्स, ये देख लो, आप सिर्फ एलिमिनेट कर करके ए बी डी को एलिमिनेट करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा किसी आंसर होगा. क्या फालतू बातें दे रखी है? पॉवर्टी हटा दो, लोगों को पैसे ज़्यादा दे दो तो स्कूल बेटर हो जाएंगे भारत में. कहाँ से हो सकता है ऐसा? लास्ट में बोल रहा है कि वापस एग्रीकल्चर भेजो ही भेजो बच्चों को. अरे नहीं सर, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनके हिसाब से उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करो. गेटिंग इट? दिस इज द प्रेटेस्ट लुकिंग स्टेटमेंट ऑल्सो. सबसे बड़ा भी ये लग रहा है, सबसे ऑफिशियल भी ये लग रहा है. सो येस, दिस इज द आंसर. अब एक सेकेंड आप सोच के देखो, कम बैक. आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल आइडिया है कि पब्लिक पॉलिसी जो है वो ठीक होनी चाहिए. अब यहाँ पे वापस आओ इसके पहले स्टेटमेंट पे, फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव अ ग्रेटर रोल. अरे अगर सेंट्रल आइडिया है कि पब्लिक पॉलिसी बेटर होनी चाहिए तो पेरेंट्स का रोल ज्यादा कैसे हो गया? करो लिंक. अगर सेंट्रल आइडिया ये है कि पब्लिक पॉलिसी बेटर होनी चाहिए तो पेरेंट्स का रोल कैसे ज्यादा हो गया? तो फिर गवर्नमेंट का ही ज्यादा रोल हुआ ना सर. तो ये तो स्टेटमेंट वैसे भी गलत हो गया. आई बात समझ? क्लियर है? तो हेंस आंसर टू द पैसेज इज, आंसर टू द क्वेश्चन इज सी. ओके, आगे बढ़ते हैं. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट we take it for granted that science has a social responsibility. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. देखो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं. हम ये फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं दैट साइंस हैज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी. है भाई, बिल्कुल है. साइंटिफिक सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मेंस में. The idea would not have occurred to Newton or Galileo. They thought of science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि न्यूटन और गलीलियो ये नहीं सोच रहे थे कि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है साइंस करना, है ना. उनको पता था, उनको सिर्फ क्या पता था कि साइंस का मतलब ये है कि सच बताना, और सच बताना मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आजकल हम इस आइडिया को फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वही बोल रहे हैं कि ये जो फालतू का आइडिया न्यूटन और गलीलियो के दिमाग में नहीं था. उनको पता था कि उनको वर्ल्ड का अकाउंट एज इट इज रखना है, ट्रूथ बोलना है, टेल द ट्रूथ. The idea that science is a social enterprise is modern and it begins at the industrial revolution. We are surprised that we cannot trace a social, एक second, the idea that science is a social enterprise is modern and it begins at the industrial revolution. We are surprised that we cannot trace
a social sense further back because we nurse the illusion that the industrial revolution ended a golden age, है ना. हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा जो आपका कि साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये आइडिया जो है ये मॉडर्न है ना. द आइडिया दैट साइंस इज सोशल इज मॉडर्न, और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे बिगिन होता है क्योंकि इससे पहले इसके ट्रेस नहीं मिलते हैं, ऐसे पैराग्राफ बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट द साइंस. क्या बोल रहा है ऑथर साइंस के बारे में? साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट. क्या ये पर्टिकुलर चीज बोली जा रही है? आप खुद ही सोच के बताओ. क्या इस पूरे पैराग्राफ में ये बात बोली जा रही है कि साइंस का जो है वो साइंस अपने साइंटिस्ट की कमिटमेंट को वैल्यू करे? अरे बात ही नहीं हुई है. बात ही इस बात की हुई है कि सोशल वेलफेयर कैसे होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मानी जाएगी, है ना. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ट्रूथ बताना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन चीजों की बात हुई है. साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल, है ना. प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, वाह. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट्स इन साइंस, ये सब बातें नहीं है. साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर. एग्जैक्टली, लुक एट दिस स्टेटमेंट. अरे आपको एकदम चमकेगा भाई स्टेटमेंट, फ्लैश हो जाएगा आपके आंखों सामने जो सही स्टेटमेंट होगा. क्या बोल रहा है? साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ. जो न्यूटन ने किया, जो गलीलियो ने किया, वही तो लिखा उसने कि उन्होंने माना कि ट्रूथ को एज इट इज बताना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. और वही सोशल वेलफेयर है. ट्रूथ को परस्यू करो लेकिन सोशल वेलफेयर को भूलो मत, राइट. तो मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हो आप कि न्यूटन, अगर और तरीके से देखना है तो न्यूटन और गलीलियो जो हैं वो ट्रूथ के पीछे गए, है ना. वो बस वर्ल्ड को एज इट इज समझना चाहते थे, बताना चाहते थे. लेकिन मॉडर्न एज में हमें ये समझ में आया कि भाई एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. साइंस की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात समझ में आया हमें ये. तो वो दोनों बातों को उसने कंबाइन कर दिया कि साइंस को ट्रूथ भी चाहिए और साइंस को सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना है. एंड हेंस डी इज द परफेक्ट आंसर. अब एबीसी को काटो. साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट. कैसे आ गया भाई ये? कहां बोला कि वैल्यू नहीं कर रहे हम? साइंस प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल. नहीं, सोशल अवेयरनेस. साइंस शुड बी यूज्ड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साइंस की वजह से आया. अरे आया होगा, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, बट इस पैसेज से क्या लेना देना है? इस पैसेज में तो सिर्फ ये बात कही है कि भाई दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंडेड अ गोल्डन एज, और इस एज के बाद आपको एक मॉडर्न आइडिया आया कि साइंस का कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती होगी. वो ये थोड़ी कह रहा है. ये सच है अपने आप में स्टेटमेंट. साइंस के एडवांसमेंट्स हुए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, या फिर आप ये कह लो साइंस के एडवांसमेंट्स को ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं. ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन इस पैसेज का थिंकिंग नहीं है, इस पैसेज का कोर सेंस नहीं है. थिंकिंग ऑफ द ऑथर क्या होता है? कोर आइडिया होता है ना भाई. कोर आइडिया तो यही है ना कि ट्रूथ भी परस्यू करो, सोशल वेलफेयर भी करो. अगर आपको और समझना है तो और सिंपली समझा देता हूं. देखो यहां पे लुक एट दिस. Science as an account of the world as it is and the only responsibility that they acknowledge was to tell the truth, है ना. तो न्यूटन गलीलियो ने माना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच बताना है, और फिर बाद में हमने मान लिया, पहले भी बोल दिया कि साइंस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एंटरप्राइज. तो बस ये दोनों बातों को कंबाइन कर दिया, आंसर आ गया आपका. क्लियर है सर? समझ आया? दिस इज हाउ द पर्टिकुलर आंसर यू कैन अराइव एट वेरी इजिली. बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23 क्या ना हमने अभी? ओके 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ओके या सो क्वेश्चन नंबर 31. वी आर गोइंग टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 31. द हिस्ट्री ऑफ साइंस. The history of science is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. ये पढ़ो इस चीज को, स्लैंग को पढ़ो, समझो स्लैंग को. The history of science is the real history of mankind. मैनकाइंड की अगर आपको इतिहास जानना है तो आप ये जानो कि साइंस का इतिहास क्या है. साइंस का इतिहास जान जाओगे तो इंसान का इतिहास भी जान जाओगे. कैसे? कि भाई एक टाइम पे मान लो फायर आई तो वो साइंस है ना. फिर उस फायर से कुछ और बनाया, व्हील बनाया मान लो, आगे चल के वो साइंस है. तो उसके फिर ट्रांसपोर्ट आ गया, है ना. फिर कुछ और साइंस डेवलप हो गया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे चल के बीच में हथियार आ गए, बॉम्ब आ गए, तोपें आ गई. ये सब चीज़, आर्किटेक्चर भी साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस ना. टेम्पल आर्किटेक्चर साइंस है. तो द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. बिल्कुल सही बात है. इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम अ 19th century writer links science with its background. Correct? Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of the truth which may easily be overlooked. है ना कि भाई ऐसी बात पे फोकस करा रहा है जो राइटर है, जो इस पर्टिकुलर लाइन का राइटर है, वो ऐसी बात पे फोकस करा रहा है जिसको आप नहीं तो ओवरलुक कर दोगे कि भाई साइंस की तो कोई हिस्ट्री होती ही नहीं है. साइंस और हिस्ट्री अलग अलग सब्जेक्ट है. इन दिस केस इट इज इजी टू ओवरलुक द रिलेशन बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड. करेक्ट है ना. ये ओवरलुक करना बहुत आसान है. वही तो बात यहाँ पे बोली वापस से आके. एंड टू ट्रीट द फॉर्मर एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी, है ना. आप ये मान लोगे कि साइंस तो थर्ड पार्टी है, बाद में कभी आई होगी, विच कैन
Sometimes we praise for its beneficial influences, but frequently and conveniently blamed for the horrors of war. है ना कि भाई आप कभी कभी साइंस की तारीफ कर देते हो कि हाँ भाई साइंस ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया, पंखा चल गया, एसी चल गया, लेकिन आप ज्यादातर उसको ब्लेम बहुत ज्यादा कर देते हो जब भी कोई वॉर होता है कि हाँ भाई न्यूक्लियर वॉर हो गया साइंस की वजह से, कुछ भी हो रहा है साइंस की वजह से, पॉल्यूशन हो रहा है साइंस की वजह से। आप ये भूल जाते हो, थर्ड पार्टी मान लेते हो, आप ये भूल जाते हो कि मैनकाइंड और साइंस के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है, बहुत ही ज्यादा इंटरट्वाइंड है। साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मैन्स कन्वीनियंस, है ना। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है जब हमें लगा तो मैनकाइंड की तरफ हो गए, साइंस को अलग कर दिया, नहीं, दे आर वन एंड द सेम, यू कैन नॉट डाइवर्स देम। Yet we have seen that in spite of countless opportunities of improvement, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflict. Is this the inevitable result of the progress of science, or does the fault lie elsewhere? क्या बढ़िया लाइन है कि भाई हम जानते हैं कि बार बार इवन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन, इसका भी आप देखोगे तो जो ओपनिंग ईयर्स थे वो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू हुए हैं, है ना। आप कभी भी देख लो, अभी भी देख लो, आप अभी भी राइट नाउ ऑल्सो यू विल लुक एट कि किस तरीके से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इज दिस द इनेविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज इट द फॉल्ट लाई एल्सवेयर, कि भाई क्या साइंस का प्रोग्रेस अल्टीमेटली वॉर ही कराता है, दैट इज द क्वेश्चन, या फिर जो फॉल्ट है वो कहीं और है। तो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा पूरा। एक बार आप इस पूरे पैराग्राफ का एसेंस समझो फटाफट, मुझे बताओ क्या एसेंस है इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का, एंड देन वी विल मूव टू द पर्टिकुलर आंसर ऑफ इट। क्या बोल रहा है, हिस्ट्री साइंस और मैनकाइंड की सेम है ना, और जनरली उसको ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक करना बहुत आसान है, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट मान लेना बहुत आसान है। उसको जब कुछ अच्छा हो तो तारीफ कर दो, और जब बुरा हो तो उसको बुरा बोल दो। उसको आप ऐसा नहीं कर सकते, डाइवोर्स नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जब वो सेम होते हुए भी हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट डे का भी, आज के वक्त भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये सिर्फ साइंस की वजह से है, क्या सिर्फ साइंस के प्रोग्रेस की वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर इसका कोई और फॉल्ट भी है। चलिए, which of the following is or are emphatically conveyed by the author of the passage, है ना। कभी भी ऐसे वर्ड से डरना नहीं है कि सर मुझे emphatically का मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं, छिपा दो उसको। which of the following are conveyed by the author of the passage, ये निकाल लो, author of the passage कन्वे क्या कर रहा है ये निकाल लो। without science mankind could not have continued to exist still till today, बोल रहा है कि साइंस के बिना मैनकाइंड आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। अरे द पैसेज वाज टॉकिंग अबाउट कि साइंस और मैनकाइंड का जो रिलेशन है वो इंटरट्वाइंड रहा है। आप उस रिलेशन को डाइवोर्स मत किया करो अपने पर्टिकुलर मजे में, कि भाई जब अच्छा हो रहा है तो हम मान लेंगे हाँ जी, जब साइंस बुरा कर रहे हैं तो मानेंगे ना जी, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द वे। साइंस एंड मैनकाइंड आर लिंक्ड, है ना, दे वर्क टुगेदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइंस के बिना मैनकाइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। क्या बात हो गई भाई, मैनकाइंड खत्म हो जाएगा, ह्यूमन काइंड खत्म हो जाएगा। अरे ह्यूमन काइंड साइंस को लेके आ रहा है कि साइंस ह्यूमन काइंड को लेके आ रहा है। सबसे पहले कोई इंसान ही होगा ना जो साइंस सबसे पहले डिस्कवरी करी होगी। इट इज अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। नो, इट इज नॉट साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि ये होता तो फिर ये लाइन सच है कि सिर्फ प्रोग्रेस ऑफ साइंस हो रहा है तो वो ही हो रहे हैं, नहीं। द फॉल्ट लाई एल्सवेयर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एल्सवेयर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन ह्यूमन, ऑन हाउ दैट ह्यूमन यूजेज साइंस, और हाउ द रिलेशनशिप ऑफ साइंस इज इफेक्टिंग ह्यूमन। अगर ये साइंस का जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन ये मेक श्योर करे कि ये पॉजिटिव ही चलेगा, तो ये जो पूरी डेस्टिनी मैनकाइंड की बदल जाएगी। अगर ये चाहे कि नेगेटिव चलेगा तो डेस्टिनी बदल जाएगी। तो अल्टीमेटली इट इज नॉट साइंस, साइंस इज अ न्यूट्रल थिंग, अंडरस्टैंड दिस, साइंस इज अ न्यूट्रल थिंग। इट इज द ह्यूमन हु अल्टीमेटली डिसाइड्स द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आगे से देखो, इन दोनों में कौन सी बात कन्वे करना चाह रहा है ऑथर। ये बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे पैसेज का एसेंस। Without science, mankind could not have continued to exist till today. आज तक मैनकाइंड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, would could not have continued to exist till today। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यार, एकदम इनकरेक्ट होगा। इट इज अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। जो पूरी डेस्टिनी है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस डिटरमाइन करेगी। कैसे हो सकता है ऐसे? ऑब्वियसली दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज एन एंटायरली रॉन्ग स्टेटमेंट। द आंसर हियर विल बी नीदर वन नॉर टू। क्लियर हो गया सर बात? ठीक है, आगे देखते हैं। Based on the above passage, the following assumptions have been made। अब पहले उसने पूछा कि भाई क्या हम कन्वे कर रहे हैं वो बता दो। अभी आगे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा assumption करेक्ट है। The horrors of modern life are the inevitable result of the progress of science। ये देखो फिर से वही बात। The horrors of modern life मतलब war आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। ये कर देना साइंस को ब्लेम, साइंस को ही ब्लेम कर देना वॉर के लिए। वही तो मना कर रहा है कि आप अपनी कन्वीनियंस पे साइंस को ब्लेम कर देते हो। प्रेज फॉर इट्स बेनिफिशियल इन्फ्लुएंसेस, फ्रीक्वेंटली एंड कन्वीनियंटली ब्लेम फॉर द हॉरर्स ऑफ वॉर। तो इसने वही किया, हॉरर्स को साइंस के ऊपर डाल दिया। नहीं, इट इज नॉट दैट। द हॉरर्स आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स यूजिंग साइंस इन अ पर्टिकुलर वे। The aspect of truth likely to be overlooked is that science is what man has made it। exactly इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो आगे ये लाइन, भाई साहब यूरेका मोमेंट। The aspect of truth
likely to be overlooked is that science is what man has made it. ये बात मत भूल जाना. अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ना सिर्फ ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, और आप पिछला क्वेश्चन भी सोल्व करके ले जाओगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी तो यही बात है. ये बार बार वही बोल रहा है कि भाई साइंस के बिना मैनकाइंड नहीं होता, साइंस के बिना मैनकाइंड नहीं होता. नहीं, मैनकाइंड की वजह से साइंस, और मैनकाइंड ही साइंस को डिटरमाइन करता है. साइंस अल्टीमेटली मैनकाइंड की डेस्टिनी नहीं लिखेगा. नहीं, कौन लिखेगा? ये देखो यहां पे बोला गया है बिल्कुल करेक्टली, है ना. Science is what man has made it. So it is ultimately the mankind that will decide the destiny of science and not the other way around. So yes, this statement is correct. The answer is 2 only. और पिछले का आंसर आपका neither हो जाएगा just on the basis of this statement. यूरेका मोमेंट भाई साहब, समझ में आ गया? अगर ये चीज आपको क्लियर है, ये पर्टिकुलर लाइन आपको क्लियर है, ये पूरा एसेंस क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि वो ब्लेम शिफ्टिंग की बात कर रहा था कि जब भी आपको लगता है तो आप क्या कर देते हो? कन्वीनियंटली एंड फ्रीक्वेंटली ब्लेम शिफ्टिंग कर देते हो. अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस पूरे पैराग्राफ का एसेंस ये है, तो ये कहना चाहता है कि साइंस अपने को डाइवोर्स मत करो. जिस दिन कुछ गलत हो जाता है तो आप ये कहते हो साइंस गलत कर रही है, कुछ अच्छा होता है तो कहते हो कि मैनकाइंड अच्छा कर रही है. नहीं, साइंस जो भी कर रहे हो मैनकाइंड करा रहा है. यूक्रेन का वॉर इसलिए नहीं हो रहा कि साइंस ने करा दिया, नहीं, यूक्रेन का वॉर इसलिए क्योंकि मैनकाइंड ने साइंस को इस तरीके से यूज किया. एटम बम इसलिए नहीं बना कि साइंस अपने आप से बन गया. नहीं, साइंस इज नॉट डिटरमाइनिंग द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग इज डिसाइडिंग द डेस्टिनी ऑफ साइंस. ह्यूमन बीइंग इज व्हाट इज शेपिंग साइंस. हेंस science is what man has made it. You cannot ever forget this statement, and hence the answer will be very clear. मजा ही आ गया भाई. ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. Only with long experience, let us look at this particular question. Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. वाह, क्या फिलोसॉफिकल लाइन दी है भाई साहब, मजा ही आ गया. वाह, मतलब बैठ के सोचने वाली लाइन है, लेकिन एग्जाम में सोचना नहीं है, फटाफट आगे बढ़ना करके. क्या बोल रहा है? ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स ऑन मेनी अ बीच, है ना, वेयर हिज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन. क्या बढ़िया लाइन है भाई, बहुत ही बढ़िया लाइन है कि भाई बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद और बहुत सारी ऐसी बीचेस पे उतरने के बाद, है ना, जहां पे आपकी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तब एक मर्चेंट को पता चलेगा कि एक्चुअली में जो वो कैरी करता है उसकी वर्थ है क्या, है ना. एंड व्हाट इज पेरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन हिज चॉइस, कि भाई वो जो लेके आया था उसमें से लोकलाइज्ड क्या है, उसमें से यूनिवर्सल क्या है. सच डेलिकेट गुड्स एज जस्टिस, लव, ऑनर, कर्टसी एंड इंडीड ऑल द थिंग्स वी केयर फॉर आर वैलिड एवरीवेयर, बट दे आर वेरियसली मॉड्यूल्ड एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल्ड. जो हम बेहतरीन चीजों की बात करते हैं, है ना, जो डेलिकेट गुड एक, वाह यार, जो डेलिकेट गुड एक मर्चेंट कैरी कर रहा है, वो कौन कौन से हैं? वो जस्टिस है, वो लव है, वो ऑनर है, वो कर्टसी है. ये वो चीजें हैं जिनके लिए हम केयर करते हैं. एंड दे आर वैलिड एवरीवेयर. हर जगह इंसान को ये चाहिए भाई, हर जगह इंसान को इज्जत चाहिए, न्याय चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए. बट दे आर वेरियसली मोल्डेड एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल्ड, है ना. ऑब्वियसली भाई हर जगह रेस्पेक्ट का तरीका अलग हो सकता है, प्यार का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सेम चीज है, हैंडल डिफरेंटली की जाती है, मोल्ड कर दी जाती है, एंड समटाइम्स नियरली अनरिकग्नाइजेबल इफ यू मीट देम इन अ फॉरेन लैंड. कई बार आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि हमारे यहाँ पे किसी के पैर छूना इज अ थिंग ऑफ ऑनर उस इंसान के लिए. वहीं आप वेस्ट में चले जाओ, समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या कर दिया, तो ऑफन अनरिकग्नाइजेबल. अब इसमें आप बहुत डीप में जाओ, आप एकदम कोई बहुत ही पुरानी सोसाइटी में चले जाओ, आप कोई बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी में चले जाओ, बहुत ही आइसोलेटेड सोसाइटी में चले जाओ, वो क्या करे आपको कैसे समझ में आएगा. तो इट इज ऑफन नियरली अनरिकग्नाइजेबल इफ यू मीट देम इन अ फॉरेन लैंड. एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवल टू दोज हु विश टू लिव एट ईज अमंग देयर फेलोज. वाह, है ना, कि ये समझना कि वो जो फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं. द आर्ट ऑफ लर्निंग दोज फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, वो सबसे बड़ा गेन है ट्रैवल का, सबसे बड़ा गेन है. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. आप ट्रैवल करते हो तो आपको पता चलता है ना. हम गेम ऑफ थ्रोन्स में एक बहुत बड़ा लाइन है कि अ पर्सन हु नेवर ट्रैवल्स, है ना, कि अगर एक इंसान ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, कि भाई आई वॉज बॉर्न, उसने एक लाइन बोली थी, आई वॉज बॉर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड मोस्ट पीपल take birth in a particular place and die there. They never get to see how vast and how diverse this world is. And that only comes with traveling. तो traveling की सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको दूसरे लोग समझ में आते हैं, उनके तरीके समझ में आते हैं, तौर तरीके समझ में आते हैं. आप कहीं बाहर जाओगे तो जो यहाँ पे दो रिलीजन की लड़ाई हो रही होगी, वो बाहर वो मैटर ही नहीं करेगी, वो दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होंगे. तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये दोनों तो सेम ही लोग हैं, मतलब पहचान में नहीं पाया था इनको.
तो द आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ट्रैवल टू दोज हु विश टू लिव एट ईज अमंग अदर फेलोज। बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है, शानदार, फेवरेट मेरा अभी तक का। When we meet other people, स्टेटमेंट देखते हैं, when we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination and understanding, communities and nationalities, local values and universal values, friends and foes। ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है यार, वेरी सिंपल। आप ही बता दो मुझे क्या होगा इसका आंसर। When we meet other people, जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हम क्या सीख जाते हैं डिफरेंशिएट करना? हमारी इमेजिनेशन और अंडरस्टैंडिंग के बीच में नहीं, कम्युनिटीज और नेशनलिटीज के बीच में नहीं, डिफरेंशिएट करना है ना, ये तो भलरेदार और डाइल्यूट हो जाएगा। लोकल वैल्यूज और यूनिवर्सल वैल्यूज, यस। फ्रेंड्स एंड फोज, नो। यस, वेरी सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। द आंसर इज सी है। लोकल वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज, वही उसने बताया ना, दे आर वैलिड एवरीवेयर। ये क्या है? वैलिड एवरीवेयर, तो वो यूनिवर्सल वैल्यूज है, लेकिन मोल्डेड डिफरेंटली एंड डिफरेंटली हैंडल्ड, ये लोकल वैल्यूज हो गई। समझ में आई बात? तो यस, वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। इवन आप ये भी कह सकते हो कि यूनिवर्सल वैल्यूज हमें हर जगह दिख रही हैं और कुछ ऐसी लोकल वैल्यूज है जो आप ट्रैवल करते हो तभी आपको समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज जिनका जो ये है यूनिवर्सल वैल्यूज, ये भी आप समझ जाओगे ट्रैवलिंग से, और जो बाकी बची वो लोकल वैल्यूज हो गई, तो आपको इजीली डिफरेंशिएट करना आ जाएगा। बात समझ में आ गई सर? चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल था ये तो, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। ओके, देख लेते हैं सर क्या क्या असम्पशंस हैं। सबसे पहला ये है, ट्रैवल लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। हमने अभी तो देखा कि ट्रैवल लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन, कि आप ट्रैवल करते हो तो आप समझते हो कि किसी की फंडामेंटल कॉमन वैल्यू क्या है। आप ट्रैवल करते हो तो आप समझते हो कि सामने वाले इंसान का कल्चर क्या है, वो किस चीज को रेस्पेक्ट करता है, किस चीज को प्यार करता है, जस्टिस उसके लिए क्या है। तो यस, ट्रैवल लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस एंड देयर कल्चर, करेक्ट। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, करेक्ट। तो एज इट इज लाइन उठा ली उसने वहां से। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व differences among people. A person with long experience in travel can resolve differences among people. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार, ये हल्का सा ट्रिकी हो जाएगा यहाँ पे। मतलब दिस लुक्स टू बी अ गुड स्टेटमेंट, जो थर्ड है वो अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, बट ये क्या बोल रहा है कि वो डिफरेंसेस रिजॉल्व कर देगा दो लोगों के बीच में, डिफरेंसेस रिजॉल्व कर देगा। वो पैसेज यहां तक रुक गया था कि आपको समझ आ जाएगी, है ना, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन उस समझ को आप यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस पर पैसेज ने कुछ बोला नहीं है। तो ये ट्रिकी है। हेंस द आंसर दैट वी शुड बी लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू इज 1 and 2 ओनली। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि यूपीएससी इसको क्या मानता है, कि वो थोड़ा सा वाइडर ले लेगा तो इस पे शायद डी पे जा सकता है वो। सो उसको अभी सोचते हैं, देखते हैं। लेट अस पुट अ क्वेश्चन मार्क ओवर दिस, क्योंकि स्टेटमेंट गलत नहीं बोल रहा है वैसे। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व डिफरेंसेस अमंग पीपल, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि भाई जो फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज है वो तो सेम ही है, और लोकल वैल्यू ये होती है, लोकल वैल्यू होती है। सर आप उससे चिढ़ो मत, आपकी लोकल वैल्यू उसके लोकल वैल्यू से अलग है, वो समझा सकता है ये बात। तो दैट कैन बी डन, बट हाउ फार assumption कैन इट बी? तो दिस इज थोड़ा सा फार फेच assumption है कि वो इंसान कर ही देगा, है ना, कि वो इंसान ये काम करेगा, थोड़ा सा फार फेच assumption है, कर सकता है, थोड़ा सा फार फेच assumption है। लेकिन लेट अस सी, है ना, ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। इस क्वेश्चन की बेसिस पे हमको थोड़ा और बताऊंगा कि कितना और ज्यादा ब्रॉड आप जा सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर assumption की। अभी के लिए इसको गलत मानते हैं, और जो हम पैसेज के स्कोप पे टिके हुए हैं, है ना, द स्कोप ऑफ पैसेज जो हम टिके हुए हैं, एसओपी की बात कर रहा था, एसेंस ऑफ पैसेज पे जो हम टिके हुए हैं, उस पर टिके रहते हैं, उसके हिसाब से इसको गलत मानते हैं। लेट द आंसर बी 1 and 2 ओनली है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? तो आई गेस वी आर डन विद हाफ ऑफ द पेपर, है ना, आधा पेपर तो हमारा निपट गया है, 40 क्वेश्चन। ऑल राइट, तो कंटिन्यू करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का पैराग्राफ पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? कन्वेंशनल क्लासरूम्स बाय एम्फेसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस रिजाइन देमसेल्व्स टू वेरिएबल आउटकम्स। देखो क्या बोल रहा है, कन्वेंशनल क्लासरूम जो होते हैं, जो चल रहे हैं, वो फिक्स्ड ड्यूरेशन की बात करते हैं, है ना। वो बस ये कहते हैं कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ो, है ना। यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो तो 2 साल में हो पाएगा, 1.5 साल में हो पाएगा। वो फिक्स ड्यूरेशन की बात करते हैं, लर्निंग इफेक्टिवनेस की नहीं। ये नहीं कि हम 6 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में कैसे ज़्यादा हम स्कोर गेन कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली स्कूल्स में ये नहीं बात होती कि कैसे इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग बढ़ाई जाए। The tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lectures। यही तो आपको बोल रहा था। आपको याद है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी कि पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म कर दो। अरे क्यों कर दो यूनिफॉर्म भाई? नहीं, subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration। No, in the end a few learners shine, some survive and the rest are left behind। कुछ बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बस अपना काम चला लेंगे और कुछ की बैंड बच जाएगी। After the fixed duration the classroom model moves on with not a thought spared for those left behind। है ना, वो सोचते भी नहीं है कि भाई जो पीछे छूट गए उनका क्या होगा। दिस इज हाउ वी एंड अप विद 10% एम्प्लॉयबिलिटी इन आवर ग्रेजुएट्स ओवर आफ्टर अ डेकेड एंड हाफ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, है ना, कि भाई इतना डेकेड एंड हाफ, है ना, 15 साल की फॉर्मल एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी
10% एम्प्लॉयबिलिटी है सिर्फ हमारे ग्रेजुएट्स की। क्यों? क्योंकि आप जो वो लोग पीछे छूट गए ना उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। रिपीटिंग द सेम इनफेक्चुअल स्क्रिप्ट इन द रेलम ऑफ स्किल एजुकेशन विल नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। आप जब तक ये सेम काम करते रहोगे डिफरेंट रिजल्ट नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? वही लर्निंग आउटकम वगैरह की बात हो रही है, लर्निंग के तरीके की बात हो रही है कि लर्निंग का तरीका जो है वो बहुत यूनिफॉर्म है। जब तक यूनिफॉर्म तरीका रहेगा तब तक यू विल नेवर बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर लर्नर्स। चलिए सर, तो देख लेते हैं क्या क्या इसके पर्टिकुलर हमारे पास ऑप्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स और रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस और इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। क्या है? इन्फरेंसेस की बात हो रही है, देख लेते हैं। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रेदर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी, है ना। कन्वेंशनल क्लासरूम मतलब कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, वही है क्लासरूम लर्निंग। सेंट्रल गोल क्या है? ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रेदर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। एज इट इज ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया ही है, मैंने आपको बोला ये लाइन ऊपर सबसे पहले लाइन ये लिखी हुई थी। कन्वेंशनल क्लासरूम्स एनकरेज वन साइज फिट ऑल अप्रोच एंड द स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन। बिल्कुल करेक्ट है। बताओ कितना इजी हो गया। अगर पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, अगर आपने पढ़ लिया तो कितना इजी हो गया, है ना। यही इन्फेरेंस है ना भाई इसका। उस पैराग्राफ से यही समझ में आ रहा है ना, यही समझ में आ रहा है पैराग्राफ से कि हाँ वो वन साइज फिट ऑल कर देते हैं। सुबह से यहाँ तक इतना हो, सब ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, चाहे किसी को मैथ समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, डजंट मैटर टू देम। सो दिस इज सिंपल। देन व्हाट इज ओके, हाँ आंसर क्या हो गया? ठीक है, फिर बोथ 1 and 2 इज द आंसर हियर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 42 बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। कौन कौन से assumption है देखते हैं। एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड, as a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, India does not need to change its present conventional classroom system of education। क्या बोल रहे हैं यार आप? बताओ मुझे, आप खुद ही सोचो। इतना पैराग्राफ में इतने नाटक, इतनी बातें बताने के बाद, इतने नाटक एक्सपोज करने के बाद वो बोलेगा कि इंडिया को अपना क्लासरूम सिस्टम चेंज ही नहीं करना है क्योंकि हम तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। क्या फालतू स्टेटमेंट है। Even with its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefits of demographic dividend। Again, a completely false statement। ये कैसे assumption हो सकता है इस पैराग्राफ पे कि अपना चाहे हमारा कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम कितना भी खराब है लेकिन इंडिया इनफ नंबर ऑफ बच्चे अच्छे प्रोड्यूस करे, स्किल्ड वर्कर प्रोड्यूस करे, जबकि वो कह रहा है कि सिर्फ 10% ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी हमारे ग्रेजुएट्स में, सिर्फ 10% ग्रेजुएट्स को आप जॉब दे सकते हो। तो कैसे स्किल्ड वर्कर आ गए? तो फुल्ली रियलाइज हुए नहीं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड। बोथ ऑफ दिस assumptions are incorrect and the answer here becomes neither। आगे बात समझ सर? The answer here becomes neither। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैसेज देखते हैं क्या बोलता है। When a child reaches adolescence, there is apt to be a conflict between the parents and the child, है ना। जब भी एक बच्चा एडोलसेंस स्टेज पे पहुंचेगा तो पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट होना ठीक भी है ना। वो ये कह रहा है एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, होना चाहिए। Since the latter considers himself to be by now quite capable of managing his own affair, while the former are filled with parental solicitude, which is often a disguise for love of power। क्या बोल रहा है? बहुत ही बड़ा लाइन है यार, बहुत बड़ा लाइन है कि एक एज के बाद बच्चे में और पेरेंट में हमेशा लड़ाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो बच्चा उसको लगेगा कि यार अब मैं अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकता हूँ, है ना। मैं अकेला रह सकता हूँ, मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ, मेरे को कितना खर्च करना है वो सोच सकता हूँ, मेरे को कैसा पार्टनर चाहिए वो सोच सकता हूँ। जबकि पेरेंटल हमेशा पेरेंट क्या करेंगे? लव ऑफ पावर, है ना, फॉर लव ऑफ पावर। जो मतलब जो उनका सॉलिसिट्यूड है वो हमेशा दिखाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं मेरा तो बच्चा ही है, मेरा तो अभी बच्चा ही है। वो वाली चीजें पेरेंट को हमेशा लगती ही रहती है। पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मॉरल प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज इन एडोलसेंस आर पेक्यूलियरली देयर प्रोविंस, है ना। कि भाई नहीं, पेक्यूलियरली देयर प्रोविंस। पेरेंट्स को हमेशा लगेगा कि जो भी मॉरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी के साथ भी उसके एडोलसेंस एज में, वो तो इट इज देयर प्रोविंस, है ना। वो उनको टैकल करना है, पेरेंट्स को टैकल करना है बच्चे के लिए। दे ऑफन द ऑप्शन दे एक्सप्रेस however are so dogmatic that the young seldom confide in them and usually go their own way in secret। बिल्कुल, है ना। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आई, कोई मॉरल प्रॉब्लम आ गई एडोलसेंट एज में, तो पेरेंट्स अपने हिसाब से उनके ऐसे सॉल्यूशन देंगे कि वो बच्चा आगे से उसको फॉलो करना ही बंद कर देगा, उनसे शेयर करना ही बंद कर देता है। दिस इज अ बिग इशू। तो बेस्ड ऑन दी, आपको पूरा समझ में आ गया। एडोलसेंट एज है, एडोलसेंट एज में पेरेंट्स के साथ बच्चे की लड़ाई होगी। जब लड़ाई होगी तो हमें क्या करना है? व्हेनेवर देयर इज अ फाइट, तो फिर ये क्यों होगी फाइट? क्योंकि बच्चे को लगेगा कि मैं अपने अफेयर खुद मैनेज कर सकता हूँ। पेरेंट्स को लगेगा कि नहीं नहीं हमें ही अफेयर मैनेज करने हैं। जब भी अफेयर मतलब डेली अफेयर्स, है ना, वर्ल्डली अफेयर्स, उनकी बात हो रही है। ओके ठीक है। तो एंड whenever the child will go to the parent in terms of moral turpitude, in terms of moral problems, तो पेरेंट्स कुछ ऐसे सॉल्यूशन दे देंगे कि इतना डॉगमेटिक सॉल्यूशन दे देंगे कि बच्चे जो है वो फिर उनमें कन्फाइड नहीं करते, उनको अपनी बातें बताते हैं और अपने तरीकों से चलते रहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। सबसे पहले assumptions पूछ लें, देख लेते हैं क्या क्या assumptions हैं। The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive। उसने एक वर्ड वहां पे यूज किया था, love of power,
है ना, लव ऑफ पावर, यस बिल्कुल सही बात है। तो जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो थोड़े डोमिनेटिंग हो जाते हैं, थोड़े से असर्टिव हो जाते हैं, दे हैव द लव ऑफ पावर। द एडोलेसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम डज नॉट हैव मच रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट, नो, यही इनकरेक्ट है भाई। कहाँ लिखा है ऐसा कि जो एडोलेसेंट है वो प्यार नहीं करता, अपने पेरेंट्स से रेस्पेक्ट नहीं करता, अपने पेरेंट्स को कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। द ओनली थिंग दैट द पैराग्राफ हैज सेड इज दिस कि भाई वो थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़े से असर्टिव हो जाते हैं। समझ में आया कैसे डिफरेंशिएट करना है एजम्पशन में, कौन सा स्कोप ऑफ पैसेज में कौन सा नहीं है। ये स्कोप ऑफ पैसेज में है, ये नहीं है ना, नहीं लिखा ये। आज के एडोलेसेंट को गलत मत मानो, ये आपका अजम्पशन है, आपको लग रहा है ऐसा, आपका प्रेजुडिस है ना। आप एक दिन में दिमाग में बना के बैठो कि आज का बच्चा तो गलत है, ऐसा नहीं है। आज के बच्चे के अंदर अकल है, पागल नहीं है, वो सब अपने पेरेंट्स रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा। वो तब होता है जब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब पेरेंट्स बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बहुत असर्टिव हो जाते हैं, तब कहीं जाके डिस्टिंक्शंस, डिफरेंशिएशंस आते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बच्चों की गलती नहीं होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो डज नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, ये कैसा असम्पशन है। दिस इज एंटायरली रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, द आंसर हियर बिकम्स वन ओनली। क्लियर हो गया सर 43rd का आंसर। चलिए 44th पे चलते हैं। Which one of the following statements best reflect the central idea of the above passage? क्या central idea इस पूरे passage का देखते हैं। Parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults. Parents help ही नहीं कर सकते। Parents in general may not be of much help when children reach adolescence. When children reach adolescence, involvement of parents in their lives is unnecessary. Involvement unnecessary हो जाती है। Modern day nuclear families are not capable of bringing up children properly. मॉडर्न डे की न्यूक्लियर फैमिलीज बच्चों को अच्छे से उनको परवरिश नहीं दे सकती है, इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट टेंड टू बिकम स्टबर्न, डिसोबीडिएंट एंड केयरलेस। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं, इन दोनों को तो बिल्कुल ही हटा दो, ये तो फालतू है दोनों स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है कि मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, वो बच्चों को अच्छे से उनकी परवरिश नहीं कर सकती। कहाँ लिखा है ये? चल रही है बात पेरेंट्स और उनके एडोलेसेंट बच्चों के बीच में होने वाले कंफ्लिक्ट की। ये कह रहा है कि बच्चों की ठीक देखभाल हो सकती है न्यूक्लियर फैमिलीज में, क्या फालतू स्टेटमेंट है। इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट टेंड टू बी स्टबर्न, डिसोबीडिएंट एंड केयरलेस। अगेन अब बिल्कुल रैंडम स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आप इसको सेंट्रल आइडिया नहीं मान सकते कि भाई पूरी की पूरी गलती उठा के एडोलेसेंट्स की थोप दी, ऐसा कैसे। ऊपर चलो अब। व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइव्स इज अननेसेसरी। अननेसेसरी है वो, और दूसरा बोल रहा है, तो देखो ये बोल रहा है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अननेसेसरी है, उसकी जरूरत नहीं है, और ये बोल रहा है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा हेल्प के नहीं हो सकते when children are on their way to becoming adults, may not be of much help in general। देखो कितना डायल्यूट कर रहा है। parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults। so parent क्या करें, डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, उनको केपेबल बनाएं, है ना। आप उनकी डायरेक्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझो इस बात को। पेरेंट्स इन जनरल में नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन द वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स के जो सॉल्यूशन है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि देयर इन कॉन्फ्लिक्ट वो द एडोलेसेंट, वो द चाइल्ड जो है वो बिलीव करता है। तो you don't try to solve their problems. What you try is you try to show faith in them. You try to equip them. You try to gain their confidence. That is what you should be trying. And hence this particular statement makes a lot of sense. This particular statement makes lesser sense man. वो बोल रहा है कि वो unnecessary है. Involvement ही unnecessary है. Interference नहीं है ये word. इंटरफेरेंस अननेसेसरी होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं। इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी होता है, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट कैसा होना चाहिए? क्या वो असर्टिव, वो डोमिनेटिंग होना चाहिए? नहीं, वो कंफर्टिंग होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस गेनिंग होना चाहिए, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द आंसर टू 44 विल बिकम ए। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। इसमें तो और आई गेस इस पेज पे और पैसेजेस नहीं है, ठीक है। ओके ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 51। बहुत छोटा सा पैराग्राफ दिया है। व्हेन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट्स पम्प्ड अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स इनटू अंडरग्राउंड बेसाल्ट रॉक्स, इनटू अंडरग्राउंड बेसाल्टिक रॉक्स, chemistry, basic chemistry took over. The acidic mixture dissolved rocks, calcium and magnesium and formed limestone. Basically, carbon dioxide is converted into stone, exclaimed the scientist. बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को पंप किया, वाटर को पंप किया अंडरग्राउंड बेसाल्टिक रॉक्स में, तो केमिस्ट्री आ गई। क्या केमिस्ट्री आ गई? एसिडिक मिक्सचर जो बना वो उसने डिसॉल्व कर दिया रॉक के कैल्शियम और मैग्नीशियम को, और फिर क्या बन गया? लाइमस्टोन बन गया। बेसिकली CO2 जो है, मतलब बेसिकली जो CO2 ने पंप की थी वो अल्टीमेटली पत्थर बन गई। बस साइंटिस्ट को मजा आ गया, ये बात कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल सजेशन इंप्लाइड बाय द अबव पैसेज। क्या बता रहे हैं? क्या देखो चेंज हुआ सबसे पहली बार, सजेशन, सजेशन इंप्लाइड बाय द पैसेज, है ना। क्या सजेशन दे रहा है? प्रैक्टिकल सजेशन, रैशनल सजेशन, लॉजिकल सजेशन। व्हाट इज द सजेशन दैट इट इज गिविंग? बताओ भाई। सबसे पहला है
इट इज अ चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेज। एक चीप और प्रैक्टिकल तरीका है। दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्टरेशन। एनवायरनमेंट इज यूपीएससी का फेवरेट। Basaltic rocks can be made a good source of calcium and magnesium minerals by this method. Good rock dissolving acid can be produced by mixing carbon dioxide and water. हाँ जी सर, क्या सजेशन आएगा बताओ, आप ही बताओ। आप अगर हो एक साइंटिस्ट हो और आप ये मेथड जान के आए अभी, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे? आप ये सजेशन देना चाहोगे कि भाई बहुत चीप तरीका आ गया अब लाइमस्टोन प्रोड्यूस करने का, तो आप ये लाइमस्टोन प्रोड्यूस करो चीप तरीके से और फिर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाओ, या फिर आप एनवायरनमेंट को बचाने वाला एक शानदार तरीका लेके आओगे जिसमें आप पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को धरती के नीचे स्टोर करके रॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप ये कहोगे कि भाई जो बसाल्ट रॉक है इट कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम मिनरल्स, तो बसाल्ट से आप कैल्शियम मैग्नीशियम बना लो। या फिर आप ये बोलोगे कि कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग, कि भाई रॉक डिसॉल्विंग एसिड बना सकते हो आप इन दोनों चीज़ों से। अरे ये तो कर ही दिया ना, ये तो कह ही दिया। सजेशन क्या है इसमें भैया? तो ये सजेशन है कि मिनरल बना लो, या तो ये सजेशन है कि बिल्डिंग बना लो, या तो ये सजेशन है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर लो। दिस कैन बी वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एनवायरनमेंट। क्या सजेशन दोगे आप खुद ही बता दो। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ? इस पर्टिकुलर प्रोसेस से क्या समझ में आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कर सकते हो? एनवायरनमेंट को बचाना या बिल्डिंग्स बनाना? ऑब्वियस है यार, लॉजिकल रैशनल, वो भी मोस्ट, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि बिल्डिंग बनाना भी सही है, लेकिन मोस्ट लॉजिकल रैशनल क्या है? इट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्लियर हो गया सर? तो 51 का आंसर होना चाहिए क्या? बी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, एक और पैराग्राफ है हमारे सामने। लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ आल्सो। Geographers analyzed 175 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton. Geographers analyzed 175 satellite images of ocean color, which is an indicator of phytoplankton productivity at the ocean surface, and found the giant icebergs are responsible for storing up to 20% of carbon in the southern ocean. ठीक है, दोबारा पढ़ो। जोग्राफर्स ने 175 सैटेलाइट इमेजेस को देखा ओशन कलर की, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। जब इमेजेस देखते हैं तो ये पता चलता है कि फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी कितनी है उस ओशन के सरफेस पे। एंड फाउंड, और निकाला कि जो जायंट आइसबर्ग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 20% कार्बन स्टोर करने का सदर्न ओशन में, है ना, फॉर 20% ऑफ द कार्बन सदर्न ओशन। द रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट मेल्टिंग वाटर फ्रॉम जायंट आइसबर्ग व्हिच कंटेन आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट हिट हर टू अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। कि भाई देखो इस पैराग्राफ को समझ लो पहले कि इसके टोन क्या है। टोन समझना बहुत जरूरी है एनवायरमेंट वाले पैराग्राफ्स में। क्या बोल रहा है? जोग्राफर्स ने 175 इमेजेस ऑफ ओशन कलर देखी और बताया ओशन कलर क्या है। सबसे पहले ये देखो, ओशन कलर है इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी, है ना, ओशन के सरफेस पे। और वो 175 इमेजेस देखने के बाद उनको क्या पता चला कि भाई जो जायंट आइसबर्ग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं 20% ऑफ कार्बन सदर्न ओशन में स्टोर करने के लिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? द रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट मेल्टिंग वाटर, अगर ये वाटर मेल्ट होता रहेगा इन आइसबर्ग से जिसमें बहुत सारा आयरन है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इट विल सपोर्ट हिट हर टू अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ। तो जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ है वो और ज्यादा तेज होती रहेगी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज सेइंग। नाउ लेट अस ट्राई टू सी the question. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Giant icebergs have a bearing on primary productivity and food chains of the southern ocean. देखो लिंक करो। सबसे पहले इसने क्या बोला था जायंट आइसबर्ग के बारे में कि जायंट आइसबर्ग जो है वो सदर्न ओशन में 20% कार्बन स्टोर करता है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है यहाँ पे कि इट हैज अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन ऑफ सदर्न ओशन। उसने यहाँ पे बोला जायंट आइसबर्ग से अगर पानी निकलेगा तो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी आयरन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन वगैरह है, वो स्टोर कर रखा है। अब अगर वो पिघलेगा तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो हाँ, जो फर्स्ट है वो मतलब लग तो रहा है कि assumption हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इंपैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। ये अगेन अभी तक उसने बस यही बोला था कि फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ के लेवल जो है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई जा सकते हैं, है ना। उसने अभी तक क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। अगर वो सिर्फ इतना भी बोलता, सिर्फ इतना बोलता है स्टेटमेंट, सिर्फ वर्ल्ड फिशरीज के बारे में स्टेटमेंट होता तो मैं स्टिल इसको ठीक मान लेता। लेकिन यहाँ पे इसने क्लाइमेट चेंज भी जबरदस्ती दे दिया इसको इनकरेक्ट करवाने के लिए, तो ये तो इनकरेक्ट ही हो गया। क्लाइमेट चेंज की बात ही नहीं हुई। मेल्टिंग वाटर फ्रॉम जायंट आइसबर्ग व्हिच मे कंटेन आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स सपोर्ट द अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, है ना। फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेट चेंज क्या हो जाएगा, तो वो सिर्फ आप अपना मान रहे हो। तो यस, द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 1 ओनली। बात समझ में आ गई? आंसर क्या हो गया इस केस में? 1 ओनली हो गया आपका। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज पैसेज नंबर 3। लेट अस लुक एट पैसेज नंबर 3 हियर। Evolution has endowed caterpillars that feed on corn with a unique ability
क्या है वो, दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स। इवोल्यूशन ने कैटरपिलर्स को, कैटरपिलर्स दैट फीड ऑन कॉर्न, है ना, कॉर्न वाले कैटरपिलर्स को एक यूनिक एबिलिटी दी है, वो क्या है, दे कैन इंड्यूस द प्लांट टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स, है ना, टू टर्न ऑफ इट्स डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट प्रेडेटर्स। They can induce the plant to turn off its defense against insect predators. This helps caterpillars to eat more and grow faster. Basically क्या बोल रहा है कि जो कैटरपिलर कॉर्न पे, मतलब कॉर्न पे फीड करते हैं, उनको उन्होंने एबिलिटी दी है कि वो उस प्लांट से, उस कॉर्न के प्लांट से उसके डिफेंस को बंद करवा सकते हैं, टर्न ऑफ करवा सकते हैं। इससे ही वो टर्न ऑफ हो गया एक बार तो फिर वो कितना भी खाएं और तेज से ग्रो करें। द एजेंट दैट कॉजेज दिस इफेक्ट इज द कैटरपिलर्स फीसिस और फ्रास। They find the find could throw new light on compounds associated with plant response to pathogens like fungi और बैक्टीरिया, है ना। इस चीज से, ये चीज हमें पता चली यहाँ से लेके यहाँ तक कि इससे और ज्यादा नई लाइट, नई रोशनी आएगी, नई प्रकाश डाला जाएगा उन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंगाई और बैक्टीरिया। तो प्लांट का क्या रिस्पॉन्स है टू पैथोजेंस, जब कोई बाहर से फंगाई आता है, बाहर से बैक्टीरिया आता है, तो उस पर प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या वापस से ऐसा कुछ कर देते हैं, क्या वापस से ऐसा कुछ कर देते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो वापस से अपना कोई डिफेंस मैकेनिज्म बंद कर देते हैं दूसरे फंगल बैक्टीरिया के लेके, ये पर्टिकुलर चीज पे और ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। चलिए, ऑन दैट नोट लेट अस लुक एट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स the most logical and rational and practical message conveyed by the passage. Farmers can use caterpillars to feed on weeds in their crop fields and plantation. क्या बोले सबसे पहले, इसमें से सबसे प्रैक्टिकल मैसेज क्या कन्वे हुआ है, सबसे प्रैक्टिकल मैसेज क्या कन्वे हुआ, चारों में से कोई एक ही आंसर है। तो लेट अस लुक, फार्मर्स उन कैटरपिलर्स को यूज कर सकते हैं अपने क्रॉप फील्ड में वीड, कि भाई वीड खा जाओ हमारा। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स। करेक्ट है भाई, अच्छी चीज़ है, तो बहुत ही सही बात है ये तो। ये देखो, अब ये तो क्या कह रहा है कि फार्मर्स बस कैटरपिलर से अपना वीड खवा देंगे, उनको नशा करवा देंगे मतलब वीड खिलवा देंगे। द पॉइंट इन सेकंड क्वेश्चन इज द फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है ना। देखो उसने बोला ना ऊपर कि माइक्रोब्स के चलते प्लांट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, कहीं उस माइक्रोब को खत्म करते हैं, उस माइक्रोब के एंटी कुछ करते हैं, क्या करते हैं, जब माइक्रोब आता है तो कोई फंगी आता है, जब आता है तो कैसे रिएक्ट करते हैं, तो अगर ये पता चलेगा तो हम क्लिनिकली यूजफुल एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। बात तो ठीक है, बट क्या बेस्ट है वो आगे पता चलेगा। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट। तो फालतू है, इसको छोड़ दो। बी एंड सी लुक्स टू बी वेरी कन्विंसिंग, है ना, बी और सी में से ही कोई आंसर होना चाहिए। अब देखना है कि ज्यादा बेटर कौन सा है। देखो समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या है, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ज्यादा ईजी पड़ेगा। लास्ट टाइम में क्या बोल रहा है वहां से निकलेगा आंसर। द फाइंड कुड आल्सो थ्रो न्यू लाइट ऑन कंपाउंड्स एसोसिएटेड विद प्लांट रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस लाइक फंगाई और बैक्टीरिया। ये एक P4 प्लांट है ना, इस पे किसी पैथोजन, किसी फंगाई, किसी बैक्टीरिया, कोई भी जब अटैक करता है, आता है इसके पास, अटैक भी छोड़ो, उसके पास आता है, तो ये प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है ना, ये प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो हमें पता चलना है ना, कि भाई फंगाई आया तो इसने उसको मारा, काटा या उसको आने दिया, है ना, या फिर वो कोई फंगाई आया तो इसने कोई अपना इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव कर लिया, डीएक्टिव कर लिया, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब इससे क्या हम एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड बना सकते हैं, या इससे हम सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल पेस्टिसाइड कैसे, कि भाई मान लो पता चल गया कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अभी इनहिबिट, मतलब जो प्लांट ने एंटी माइक्रोबियल कुछ इसने प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, अभी के लिए बंद हो गई है ना, कम हो गई है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दैट आप कोई ऐसा पेस्टिसाइड डाल सकते हो जिससे जो पेस्ट्स हैं, वो जो आने वाले पेस्ट्स हैं वो मर जाएं, खत्म हो जाएं। गेटिंग द पॉइंट। तो या तो आप ये कर सकते हो, या तो आप एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड बना सकते हो जो क्लिनिकली यूजफुल हो। वेरी क्लोज कॉल, वेरी क्लोज कॉल, है ना। क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड बनाए हम, या फिर ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड बनाए। वेरी क्लोज कॉल भाई, सोचने वाली बात है ये। प्रैक्टिकल मैसेज, लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल मैसेज, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स बनाए या फिर सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स बनाए। ये पहला पैसेज है जिसमें मुझे आके अच्छा खासा डाउट हुआ है। क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड क्यों बनाएंगे, उसने पेस्टिसाइड्स की कहीं बात ही नहीं करी है यार। पेस्ट्स की बात कहाँ करी है, जितनी ये बात कर रहा है वो या तो माइक्रोब्स की कर रहा है या तो इंसेक्ट्स की कर रहा है, पेस्ट्स की बात तो नहीं करी है। तो पेस्टिसाइड पे हम क्यों जाएंगे। ठीक है भाई, चलो मेरी तरफ से इसका आंसर बी है। लेट अस सी यूपीएससी क्या देता है, क्योंकि देखो ये सस्टेनेबल पेस्टिसाइड की बात कर रहा है। पेस्टिसाइड वो होता है जो पेस्ट्स को दूर रखे। यहाँ पे जो इसने बात किया तो माइक्रोब्स की है या ऊपर इंसेक्ट्स की करी है,
तो या तो इंसेक्टिसाइड्स की बात होती है ना, या तो कुछ माइक्रोबियल रिलेटेड बात होती है, और वही बात यहाँ पे है। तो मैं इसका आंसर बी दे रहा हूँ। वैसे इसका आंसर सी भी हो सकता था, क्या पता हो भी, बट मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी इसका आंसर बी होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि 27 में से अगर आपने 21 में करेक्ट कर लिया एग्जामिनेशन में, 21 में करेक्ट कर लिया, तो आपके 19 नेट करेक्ट, 19 नेट करेक्ट पे आपका कितना स्कोर बनता है पता है? 19 दूनी 38 और 38 और 9.5 कितना हो गया? 47.5, यू गेट 47.5 एट 19 क्वेश्चंस करेक्ट, एट 19 क्वेश्चंस नेट करेक्ट, यू गेट 47.5। मतलब आपको बस 20 नंबर और स्कोर करने हैं, उसके बाद 8 क्वेश्चन सोल्व करने हैं सिर्फ आपको, उसके बाद पूरे पेपर के पूरे क्वांट रीजनिंग के मिला के सिर्फ 8 करेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एंड यू विल बी थ्रू। बात समझ में आई? तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। चलो खैर 53 डन हो गया भाई, देखते हैं बाकी, आने दो, उसके बाद देखेंगे कि आंसर की में यूपीएससी क्या बोल रहा है। ओके, लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 61। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, 5 क्वेश्चंस बचे हमारे आई गेस, 22 क्वेश्चन से बढ़ गए। इन अ रोबस्ट डेमोक्रेसी रियलिटी हाउसएवर इनकन्वीनियंट इट मे बी finds its expression both in the speech of political leaders and other social forms of assertion। क्या बोल रहा है? अगर डेमोक्रेसी आपकी अच्छी है तो हाउस एवर इनकन्वीनियंट इट में भी, चाहे कितना भी खराब हो, कितना भी इनकन्वीनियंट हो, खराब मतलब इनकन्वीनियंट मतलब जो नॉट अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म, it finds its expression both in the speech of political leaders and other social forms of assertion as well। है ना, मिल जाता है। मतलब बेसिकली कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी की तारीफ करना चाह रहा है कि भाई रोबस्ट डेमोक्रेसी होती है तो लोगों के पॉलिटिकल व्यूज, लोगों के कैसे भी व्यूज, लोगों के ओपिनियंस को जगह मिल जाती है, चाहे वो कितने भी इनकन्वीनियंट हो। द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, रियल, ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ द रियल हैज टू बी ट्रांसपेरेंट both through its circulation in and by the media as well as its argumentative articulation in deliberative democracy। क्या बोल रहा है? The existence of the real has to be transparent। जो भी चीज है ना, जिसमें चीज जो भी ट्रूथ है, it has to be transparent, circulation में भी and by the media as well, है ना, सर्कुलेट भी होना चाहिए वो जो ट्रूथ है, एंड इन एंड बाय द मीडिया, है ना, सर्कुलेट इन द मीडिया एंड बाय द मीडिया एज वेल एज इट्स आर्ग्यूमेंटेटिव आर्टिकुलेशन इन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। कि जब भी कई आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, जब भी कहीं डेलिब्रेशन हो रहा है, तो जो सही चीजें हैं, है ना, जो रियल चीजें हैं, वो अपनी जगह पा जाएं। अ नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन। अगर एक्चुअली में, है ना, एक्चुअली में एक नॉर्मेटिवली मतलब एक्चुअली में मॉरली रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, तो थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे, सर्कुलेट करे द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन, है ना, उसको डिस्टॉर्ट ना होने दे, ट्रूथ को डिस्टॉर्ट ना होने दे, रियलिटी को डिस्टॉर्ट ना होने दे। नाउ इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज, which one of the following statements best reflect the crux of the above passage? क्या crux है पैसेज का? Responsible media should not distort the real in an ideal democracy। तो बिल्कुल सही बात है, तो पढ़ के आए हम अभी, बिल्कुल ही सही लग रहा है। अभी ये तो पढ़ के आए हम, देखो इसको कनेक्ट करो ऊपर, लेट मी कनेक्ट इट फॉर यू। देखो ये बोलो ना इसने, रिस्पॉन्सिबल मीडिया, है ना, क्या करना चाहिए? हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी। कंटेंट ऑफ रियलिटी क्या है? वही द रियल, है ना, ताकि उसको शुड नॉट डिस्टॉर्ट इन एन आइडियल डेमोक्रेसी, उसको डिस्टॉर्ट ना करे, उसको विदाउट डिस्टॉर्शन, ये भी लिखा हुआ है, विदाउट डिस्टॉर्शन उसको सर्कुलेट करे। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, बाकी देख लेते हैं एक बार। फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, रोबस्ट डेमोक्रेसीज में फेक न्यूज कम होगी, ये बात कहीं ना कहीं है, लेकिन ये कोई क्रक्स ऑफ द पैसेज नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आइडियल डेमोक्रेसी। नहीं, ये बात भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर आपकी सही एक्सप्रेशन है, इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द राइट थिंग, उसने क्या बोला था कि चाहे इनकन्वीनियंट एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इट विल फाइंड इट्स प्लेस इन एन आइडियल डेमोक्रेसी और रोबस्ट डेमोक्रेसी। तो नहीं, ये भी गलत है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमारी खुद की डेमोक्रेसी में रेस्ट्रिक्शन है यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपके जाके दूसरों को गाली देने लगोगे क्या अपनी डेमोक्रेसी के नाम पे? ये रिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन आइडियल डेमोक्रेसी, ये भी गलत है। देखो तीनों स्टेटमेंट बहुत ही नेगेटिव है यार, बहुत ही नेगेटिव है तीनों स्टेटमेंट। देखो क्या बोल रहा है, फेक न्यूज आइडियल डेमोक्रेसी में होती ही है, आइडियल डेमोक्रेसी में रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, आइडियल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर्स को कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता है। क्या फालतू चीज है? आइडियल डेमोक्रेसी है तो मीडिया रिस्पॉन्सिबल है ना, आइडियल डेमोक्रेसी है तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तभी तो आइडियल डेमोक्रेसी है। रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो कहें कि आइडियल डेमोक्रेसी हो ही नहीं पाएगी। वेयर देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस देयर आर नो
rights. Don't forget that. UPSC question. Fake news seems inherent in the ideal democracy. नहीं, ideal democracy में इसमें से कुछ नहीं होगा. The answer is very simple. The answer is A. बहुत ही सिंपल ढाई नंबर है ये तो. ठीक है सर. चलिए अगला पैसेज भी देख लेते हैं एक बार. पैसेज नंबर 2 क्या बोल रहा है? Nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices. जो हम वो IoT की बात करते रहते हैं. As consumers increasingly network their homes, the connected home device manufacturers and service providers will seek to overcome thin profit margins by gathering more of our personal data with or without our agreement, turning the home into a corporate storefront. Corporate marketers will have powerful incentives to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of the device owners. बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट. क्या बोल रहा है कि भाई आजकल हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ना, होम में हमारे सारे कनेक्टेड डिवाइसेस होने चाहिए. मेरा फोन मेरे इससे कनेक्ट होना चाहिए, मेरे एसी से, मेरे वाईफाई से, वो मेरे स्विमिंग पूल से, वो मेरे जकूजी से, पता नहीं क्या क्या होता है, हमें तो पता भी नहीं है, बट खैर सबको कनेक्टेड होना चाहिए. अब कहीं से तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. जब इतना कंपटीशन है तो आप, और उस कंपटीशन के चलते आप प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे, आपको सस्ते में बेच रहे हो तो बिकेगा नहीं सामान आपका, तो प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे निकालोगे? पर्सनल डेटा गैदर करोगे, चाहे एग्री करवाओ चाहे ना करवाओ, है ना. कॉर्पोरेट मार्केटर्स जो हैं उनके पास बहुत तगड़ा इंसेंटिव है कि वो इस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को इस कंज्यूमर डेटा के थ्रू, है ना, इस पर्सनल डेटा के थ्रू ऑब्जर्व करें और देखें कि आपके नीड्स और प्रेफरेंसेस क्या हैं. जो डिवाइस ओनर्स हैं वो आपकी नीड्स और प्रेफरेंसेस समझे. बहुत सिंपल है ना. मान लो आपने आपकी वॉइस कमांड से गूगल चल रहा है आपके घर में, है ना, और आपने ऐसे बोला कि भाई शो मी व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम, तो अब पता चल गया ना कि आप परफ्यूम एक्सपेंसिव देखना चाहते हो. समझ में आ रहा है आपकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. वहीं आप ये बोल रहे हो शो मी अ परफ्यूम व्हिच स्मेल्स गुड बट इज आल्सो चीप या फिर लेस एक्सपेंसिव, तो पता चल रहा है कि आप बहुत पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो, तो वैसे प्रेफरेंसेस शो करेगा. तो समझो बात को, है ना. जो पर्सनल डेटा है आपका, दैट विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस एंड देन टू ऑब्जर्व योर कंज्यूमर बिहेवियर. तो अब इसके बेसिस पे बोल रहा है कि which one of the following statement best reflects the most logical, rational and practical message. The most logical, rational and practical message implied by the passage. क्या सबसे practical message है? Knowledge of consumer behavior. Knowledge of consumer behavior leads to more capital expenditure in the manufacturing sector. नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं. हमें क्या पता केपेक्स हो रहा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और कंज्यूमर बिहेवियर जान के क्या जरूरी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे? हो सकता है ना करें, हो सकता है पूरा का पूरा सिर्फ इस चीज में मार्केटिंग में पैसा डाले. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा मार्केटिंग में तो पैसा डाल सकता है. कंज्यूमर बिहेवियर जानने की बात है तो गलत हो गया. Knowledge of consumer behavior stimulates the growth of commerce and trade and thus helps in the overall economic development of a country. नहीं, ये भी गलत है. ये देखो मैसेज पैसेज का, यार इस पैसेज का मैसेज अच्छा थोड़ा ही है. ये थोड़ा ही कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे लिए केपेक्स कर देगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कंट्री को ग्रो करा देगा. हमारा कंज्यूमर बिहेवियर जान के आप कंट्री को ग्रो कराओगे, इकोनॉमी डेवलप कराओगे. दिस इज नॉट व्हाट द पैसेज इज सेइंग. Interactive devices gives a lot of comfort to home users and improve the overall quality of life. No, this is also not what the passage is saying. भाई वो कंफर्ट की बात कर ही नहीं रहा है. लास्ट देखते हैं. इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स में हैव प्राइवेसी रिस्क. एग्जैक्टली उसने बोला ना ऊपर नाम दिया भाई पर्सनल डेटा, उसने फिर नाम दिया कि आगे पावरफुल इंसेंटिव है आपके पास उस कंज्यूमर बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का. तो आपकी प्राइवेसी रिस्क पे है बहुत तगड़ी अगर आप इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो, है ना. आप सिक्योरिटी रिस्क पे हो, आप प्राइवेसी रिस्क पे हो. ये तीनों तो फालतू के स्टेटमेंट्स हैं. ये तो तीनों इसको पॉजिटिव लाइट में दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये कर दिया आपने, कंज्यूमर बिहेवियर जान लिया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बढ़िया हो गया, अब कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, अब बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी. नहीं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है ही नहीं. इसलिए बोलता हूँ SOP, द स्कोप ऑफ पैसेज एंड द एसेंस ऑफ पैसेज, द SOP एंड द EOP आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन द पैसेज. अब आप यहीं पे फंस जाओगे अगर आपने एसेंस ऑफ पैसेज नहीं समझा कि पैसेज एक्चुअली में एक रिस्क की बात कर रहा है, प्राइवेसी रिस्क की बात कर रहा है. वो बोल रहा है कि आपको सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क हो जाएगा इंटरकनेक्टेड डिवाइस अगर आप यूज करोगे तो, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के पास बहुत तगड़ा इंसेंटिव है आपके कंज्यूमर बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का और डेटा तो है ही उनके पास. बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं. ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज विद रिगार्ड टू द इंपैक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व्स रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजीज विद रिगार्ड टू द इंपैक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर एंड द वल्नरेबल ग्रुप. बाय ग्रीन ग्रोथ ये तो कहता है ना, ग्रीन ग्रोथ का पूरा फंडा ये है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी को वापस से सोचो, देखो कि वो एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट डालती है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट डालती है, एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे क्या इंपैक्ट डालती है. कौन से रिसोर्सेज जो पुअर के पास है, जो वल्नरेबल के पास है. इन रीथिंकिंग ग्रोथ, जब आप ग्रोथ के बारे में रीथिंक कर रहे होते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन द करंट रियलिटी ऑफ अ रिसोर्स कंस्ट्रेंड वर्ल्ड. ऑलरेडी हमारा जो दुनिया है उसमें रिसोर्स की कमी है. रिसोर्स इंटेंसिव एंड इन पर्टिकुलर एनर्जी इंसेंटिव प्रोसेसेस विल नीड टू मेक वे फॉर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज. बिल्कुल परफेक्ट कि भाई देखो
लिंक करो दोनों लाइंस को। पहली लाइन क्या है, ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या होगी, जहां पे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पुअर के पास हो, वल्नरेबल के पास हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो। और जब आप ग्रीन ग्रोथ लाने के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी पे रीथिंक करोगे तो आप इस बात को याद रखना कि आप एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड में रह रहे हो। तो ऐसी चीजें जो बहुत ही रिसोर्स इंटेंसिव हैं, है ना, जो एनर्जी इंटेंसिव है, वो हट जाएंगी और कैसी चीजें आएंगी जो बहुत एफिशिएंट है, बहुत ही रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट आएंगी, है ना। वे फॉर मोर एफिशिएंट एंड रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज इफ वी आर टू अवॉइड एन इकोनॉमिक, आगे देखते हैं, an economic dead end or a world in which only a small elite is able to enjoy affluence in the midst of a sea of poverty। है ना, अगर आप ऐसी दुनिया नहीं चाहते हो भाई तो फिर आपको ऐसी स्ट्रेटजीज ग्रोथ की लानी ही पड़ेंगी। अब इस पूरे पैसेज का क्रक्स समझाना है आपको। तो बताओ भाई, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनमिकल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। क्या जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे? पोवर्टी एरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कॉन्सिक्वेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप पोवर्टी एरेडिकेशन कर ही नहीं सकते हो अगर आप एनवायरमेंट को डिग्रेड ना कर रहे हो, अगर आप एनवायरमेंट की स्थिति नहीं कर रहे हो। तो ये बोल रहा है वो कि वो उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहा था। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ अ प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग अ स्टेडी, सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, वही प्रीरिक्विजिट है आज के टाइम पे एक स्टेडी, सफिशिएंट और इंक्लूसिव ग्रोथ बनाने का। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी सिस्टम्स, हाई रिसोर्स सिस्टम्स, दे विल नॉट सर्वाइव बिकॉज वी आर ऑलरेडी लिविंग इन अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड। तो यू मेक वे फॉर such environmentally sustainable standards that get you a steady, sufficient and inclusive growth. With large populations, rampant poverty and limited resources of today's world, environmental degradation cannot be prevented। भाई साहब ये देखो, कह रहा है कि it cannot be prevented, environmental degradation cannot be prevented। काटो इसको भाई साहब, यहाँ पे भी वही बोल रहा है, poverty eradication बिना environmental degradation नहीं हो सकती, काटो इसको। environmental sustainability हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए इनमिकल है। ये देखो, ये जो दो लाइंस हैं, ये जो ए और सी है, ये कहीं ना कहीं ठीक है, एक जैसी बात कर रहा है। लेकिन दिस पैसेज, द क्रक्स ऑफ द पैसेज इज नॉट टू गेट जीडीपी ग्रोथ भैया। द क्रक्स ऑफ द पैसेज इज टू गेट एन इंक्लूसिव ग्रोथ, अ स्टेडी ग्रोथ, अ सफिशिएंट ग्रोथ। गेटिंग इट? बोला ना उसमें, पूरा और वल्नरेबल को ग्रो कराओ भाई, और वो तब ग्रो होगा जब एक रिसोर्स फ्रूगल डेवलपमेंट आप करोगे, ना कि बस जीडीपी की तरफ भाग लो, ना कि एनवायरमेंट को डिग्रेड कर लो। बात समझ में आ गई? हेंस द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी सी। चले आगे बढ़ते हैं। ये तो नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 68 भी नहीं है, 70 भी नहीं है। ओके, या क्वेश्चन नंबर 71 72, इसके बाद भी बचे हैं क्या? 73 74 भी नहीं है। ओके, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ओके, सो द लास्ट टू क्वेश्चंस, लेट अस हैव अ लुक एट दीज एज वेल। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 71 72। Unlike religion and science, poetry. Unlike religion and science, poetry does not posit or expect any belief in absolute truths। भाई रिलीजन भी एक गॉड का एब्सोल्यूट ट्रूथ मानता है, साइंस भी एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करता है, पोएट्री में नहीं है भैया ऐसा। Those forces or individuals who claim to have absolute truths in their grasp tend to turn dictatorial and tyrannical। है ना, सोच लो भाई, जिसने रिलीजन में ये माना, जिसने रिलीजन में कहा कि सुप्रीम ट्रूथ है ना, एक गॉड है, उसने फिर ये कह दिया आगे चल के कि मैं गॉड का अवतार हूं, मैं गॉड का डिसेंडेंट हूं, तो मैं राजा हूं। तो ऐसे लोग, दोज फोर्सेस और इंडिविजुअल्स जो क्लेम करते हैं टू हैव एब्सोल्यूट ट्रूथ इन देयर ग्रास्प, है ना, कि भाई हमें पता है एब्सोल्यूट ट्रूथ, वही डिक्टेटोरियल बनते हैं, वही टिरेनिकल बनते हैं। एक टाइम पे सोच लो यूरोप में चर्च क्या करता था, ऐसे यही करके तो टिरेनिकल था वो। ट्रूथ यूजुअली डज नॉट एडमिट एनी कॉन्ट्राडिक्शंस और इम्परफेक्शंस, इट इज यूनिटेरियन। है ना, ट्रूथ में भाई अगर ट्रूथ जो है वो तो एक सत्य है ही ना, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन का कोई जगह ही नहीं है, इंपरफेक्शन की कोई जगह ही नहीं है, वो यूनिटेरियन है, वो सबको यूनाइट करके रखता है। इट इज देयरफॉर नॉट ऑफ मच यूज फॉर पोएट्री। पोएट्री अबाउट द प्लुरैलिटी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। है ना, पोएट्री में तो प्लुरैलिटी की बात होती है, आप लाइफ को कैसे देख रहे हो, मैं लाइफ को कैसे देख रहा हूँ, एग्जिस्टेंस को हम कैसे देख रहे हैं। परहैप्स पोएट्री फॉलोज रियलिटी व्हिच इज प्लूरल, एनार्कनिस्टिक, फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। है ना, पोएट्री ज्यादा बेहतर। देखो भाई, रिलीजन, साइंस ये एक आइडियल वर्ल्ड की बात करते हैं, ये एक बेटर वर्ल्ड की बात करते हैं, इसलिए इनके लिए जरूरी है एक ट्रूथ में मानना। ऐसे नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, समझो बात को, उनके लिए वो जरूरी है। जबकि पोएट्री वो इस दुनिया की बात करती है, वो एग्जिस्टेंस की बात करती है, लाइफ की बात करती है, रियलिटी को फॉलो करती है। अगेंस्ट द टिरेनी ऑफ ट्रूथ, पोएट्री रिमेन्स अ पार्टीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। डेमोक्रेटिक रियलिटी का क्या मतलब है? अ पार्टीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी का क्या मतलब है? कि ऐसी रियलिटी जिसमें मल्टीपल एंगल्स हो, मल्टीपल चीजें हो, मल्टीपल डायमेंशंस हो। अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर, वेल्थ एंड हायरार्की, पोएट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफेंस। पोएट्री से क्या आती है? ह्यूमिलिटी आती है ना।
उसे रिलीजन और साइंस के यूनिटेरियन से क्या आता है, पावर, वेल्थ और हायरार्की आती है, जबकि पोएट्री से ह्यूमिलिटी और डिफाइंस आता है आपको। बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ है पोएट्री के। मेरे को मतलब नॉस्टैल्जिया हो जाती है पोएट्री की चीज़ें पढ़ते हैं तो। यूपीएससी के चक्कर में पोएट्री वोएट्री सब छूट जाती है इंसान की। खैर, which one of the following statements best reflects the most logical and rational message above contained in the above passage? It is the poetry, not science or religion. It is poetry, not science or religion, which recognizes and accepts imperfections in humans. गलत तो नहीं बोल रहा है, बोल तो सही रहा है, पर क्या ये बेस्ट पैसेज बेस्ट होगा वो देख लेते हैं। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोएट्री इज एनाथीमा टू ट्रूथ। देखो, अगर जरूरी नहीं है ना, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। अगर नहीं पता कि एनाथीमा का मतलब क्या होता है, जाके देख लो क्या होता है। सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है और काव्य सत्य के लिए अरुचिकर है ना, मतलब उसके लिए जरूरी ही नहीं है। पोएट्री इज एनाथीमा टू ट्रूथ, अरुचिकर, मुझे रुचि नहीं है ट्रुथ में, है ना। ट्रुथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन, रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन, लेकिन पोएट्री को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि ही नहीं है। पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर साइंस एंड रिलीजन अबाउट ट्रूथ। ऐसा कुछ नहीं है, सी तो गलती हो जाएगा। In a world of violence, tyranny and bigotry, poetry is form of dynamic resistance. यार ये तो बढ़िया दे दिया इसने, रैशनल मैसेज पूछ रहा है ना। अच्छा पैराग्राफ है। देखो, इट इज अ पोएट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इम्परफेक्शंस इन ह्यूमंस। ये तो इसका इम्प्लीकेशन टाइप का लग रहा है ना, कि भाई उसमें ऊपर में ये इम्प्लीकेशन हो गया, मैसेज की बात हो रही है ना यहाँ पे। ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस एंड रिलीजन एंड पोएट्री इज एनाथीमा, नहीं ये भी नहीं है। पोएट्री इज रोमांटिक, इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग, वेयर साइंस रिलीजन अबाउट ट्रूथ, कोई मैसेज तो है ही नहीं। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस एंड टिरनी एंड बेगेट्री, पोएट्री इज फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये सही लग रहा है यार, ये मैसेज भी है ना, कि भाई पोएट्री को वापस से जिंदा रखो, पोएट्री को सही रखो। वो पढ़ा है ना कि जो पॉइट्स हैं वही एक्चुअली में मिरर है सोसाइटी का, वही सोसाइटी को संभालते हैं, गिरने से बचाते हैं। तो वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है ना। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस, टिरनी एंड बिगेट्री, बाइगॉट्री, पोएट्री इज द फॉर्म ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये सही लग रहा है मेरे को, डी होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से। ए भी हो सकता था, बहुत बहुत चांसेस हैं ए भी होने के, लेकिन ए इज मोर लाइक एन इम्प्लीकेशन और अ मैसेज, है ना। ये इम्प्लीकेशन जैसा लग रहा है कि हाँ पे पोएट्री जो है वो इम्परफेक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स को एक्सेप्ट करती है, सही बात एक्सेप्ट करती है, लेकिन मैसेज क्या है यहाँ पे? मैसेज यहाँ पे है कि पोएट्री इज फॉर्म ऑफ अ डायनेमिक रेजिस्टेंस। वायलेंस की दुनिया में पोएट्री रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 71 का डी होना चाहिए। बाकी देखते हैं ए या डी में से यूपीएससी क्या मानते हैं, वो हम देख लेंगे। चलो लास्ट, द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज अस, इट फ्लॉन्टेड इट्स पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट. The insect carries the pollen from flower to flower so that the pollen is not carried away by the wind and thus not wasted. What we call a flower's beauty is merely a byproduct and a human invention. The perfume is not there to please us, it pleases us because it is there and we have been conditioned to it. वाह यार वाह, मतलब यूपीएससी के पैराग्राफ्स होते तो बहुत ही शानदार हैं यार, कुछ भी बोलो आप, मतलब बहुत ही शानदार, क्या बेहतरीन लाइन लिखी है यार। फूल इसलिए नहीं है कि आपको खुशी मिल सके, आपको प्लीज कर सके, है ना। वो फ्लावर जो अपने पेटल्स स्प्रेड करता है, फ्लॉन्ट करता है, अपना परफ्यूम बिखेरता है, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि वो इंसेक्ट उसके पोलन को उठा के लेके जाए, ताकि उसका पोलन विंड में वेस्ट ना हो जाए। जिस चीज को आप एक फूल की सुंदरता कहते हो वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है ना, एक ह्यूमन इन्वेंशन है। आपने बोल दिया कि ये फूल सुंदर है, वो फूल तो फूल है बस। अ फ्लावर इज अ फ्लावर, यू आर सेइंग दैट द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, है ना। वो उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए है, वो आपको प्लीज क्यों कर रहा है? It pleases us because it is there and we have been conditioned to it. समझो बात को, आपको बोल दिया गया, आपको आपकी कंडीशनिंग हो गई कि ये पर्टिकुलर स्मेल अच्छी होती है, ये पर्टिकुलर परफ्यूम अच्छा होती है, पर्टिकुलर फ्लावर की स्मेल अच्छी होती है। You have been conditioned to it. The perfume per se is not there to please you. The perfume exists there. Perfume है, it is there to be and we have been conditioned to it. वाह यार, बड़ा पैराग्राफ, बहुत ही शानदार। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. The author of the passage believes the flowers are creations of nature's luxury. Okay, the author of the passage believes that flowers are creations of nature's luxury. Flowers are creations of nature's luxury. The author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except as things of beauty. तो फालतू हो गया। सेकंड तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सेकंड तो इज लाइक एन अटर वेस्टेज, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। The author of the passage does not believe in the usefulness of flowers except as things of beauty. वो कह रहा है कि ब्यूटी की थिंग है ही नहीं, वो आपने बना दी, वो तो सिर्फ अपना काम कर रही है। तो सेकंड तो गलत ही हो गया। द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव्स दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। लग्जरी वर्ड से दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो फ्लावर्स हैं वो बस हैं, है ना। फ्लावर्स आर देयर, दे आर जस्ट क्रिएशन ऑफ नेचर, है ना। इट इज नॉट लग्जरी, वो लग्जरी हमने बना दी। नेचर की लग्जरी नहीं है, वो हमारे लिए लग्जरी है। नेचर के लिए तो अगर एक इंसेक्ट भी है, चाहे वो हमें अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन वो भी क्रिएशन ही है, वो भी लग्जरी है। सब नेचर के लिए सब बराबर है।
नेचर ने फ्लावर को लग्जूरियस नहीं बनाया, वो लग्जरी नहीं है, तो मे बी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी नीदर। तो इसको पहले वाले को काटने के लिए आपको एग्जामिनेशन में बहुत सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफली कट जाएगा। सो द आंसर विल बिकम डी नीदर। आगे बात समझ सर? एक बार ऊपर पैराग्राफ की लाइन देखते हैं एक बार। द फ्लावर वॉज नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज इट फ्लॉन्टेड पेटल, हाँ नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज है ना, वही नॉट इन्वेंटेड टू प्लीज मतलब वही लग्जरी का आइटम नहीं है। ठीक है 72 का फर्स्ट कटना चाहिए, आंसर होना चाहिए नीदर 1 and 2। बात समझ में आ गई सर? विद दिस वी आर डन विद ऑल द 27 क्वेश्चंस ऑफ द पेपर ऑफ 2024 CSAT। सारे के सारे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे वो मेरे डन हो गए। आई रियली होप कि आपको लेक्चर ना सिर्फ पसंद आए हो बट हेल्प भी करे, है ना। मतलब वही बात हो गई ना, सिर्फ पसंद नहीं आना चाहिए, एक्चुअली में हेल्प करना चाहिए, रियल होना चाहिए। सो खैर देन दैट पॉइंट इज कि इसमें आपको स्कोप कैसे समझते हैं, एसेंस कैसे समझते हैं, इन्फरेंस कैसे समझते हैं, मैसेज कैसे समझते हैं, क्रक्स कैसे समझते हैं, एजम्पशन कैसे समझते हैं, वो सारी चीज़ आपको समझ में आई हो। मेरे हिसाब से अगर आपने 27 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए और मैं 127 क्वेश्चन आपको 2023 का और बता देने वाला हूँ, कुछ दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा, वो पर्टिकुलर पेपर में पूरा का पूरा करा देंगे हम। अगर आपने मेरे साथ ये 54 क्वेश्चन से 54 क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता फिर आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन में दिक्कत आएगी। मुझे लगता है कि फिर आराम से आप 21 क्वेश्चन कम से कम करके आएंगे, और एक बहुत मेजर चंक है ना, मैं 21 बोल रहा हूँ तो मतलब 27 में से 21 बोल रहा हूँ, 6 गलत करके आओगे तो भी, है ना। 1938 47.5 मैं मानता हूँ 50 मार्क्स, आप 50 मार्क्स 50 मिनट्स में आप रीडिंग कॉम्पिटिशन में ला सकते हैं। अगर आपने 50 क्वेश्चंस मेरे 54 है वैसे तो 54 क्वेश्चंस आपने मेरे अच्छे से कर लिए, इसको ऐसे मान लेते हैं 54 क्वेश्चंस 54 मिनट्स में वहाँ पे जाके 54 क्वेश्चंस मैंने कराए, अब आप जाके 54 मिनट देना पैसेजेस को और आप 54 मार्क्स कम से कम लेके आना। सिंपल हो गया। दिस इज वॉट द सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज, एंड आई रियली होप दैट इट वॉज हेल्पफुल। और अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको और लेक्चर ऐसे चाहिए तो भी बताइएगा। आई एम हेयर फॉर यू। मैंने पहले भी बोला था कि प्रीलिम्स इस बार मिलकर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।